ठीक है, आपकी जो चेहरे का जो टेढ़ापन था, ये कब से शुरू हुआ? जब मैं 12 साल जब आप 12 साल के थे। और फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती गई है, जी बिल्कुल। इसमें कोई गिनती नहीं है। बिल्कुल। ठीक हो गया। इसके अलावा इसके साथ आपको दर्द वगैरह होता था चेहरे में किसी हिस्से में? सब चीज़ खाने में जो घबरा होता है मतलब इस विषय में कि इंसान ज़्यादा हो जाता है कहीं करता है। लिक्विड इंसान होती थी, जब भी सब चीज़ खाने पे आवाज़ आती थी। जी। दोनों साइड से आती थी, एक साइड से? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से आती थी। ठीक हो गया। और वो क्या कहते हैं, ठीक किस चीज़ से होती थी? बस हफ्ते या कोई 10-15 दिन बाद फिर ठीक हो जाता है। कोई दवाई वगैरह इस्तेमाल करते थे? नहीं। अच्छा, इस हिस्से में जोड़, इस हिस्से में दर्द होता था? नहीं, वो सब चीज़ खाने के बाद ही। सब चीज़ खाने के बाद दर्द होता था, तो ठीक भी हो जाता था, तो खास दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अच्छा, ये दर्द जो इस हिस्से में होता था जोड़ में, ये किसी दूसरे हिस्से में भी मुंतकिल होता था, सर में या जबड़े के नीचे हिस्से में दर्द में? कहीं मुंतकिल नहीं होता था? सिर्फ जो ट्रीटमेंट चालू करा सिर्फ उसी के बाद ही और खाना खाने से सब चीज़ खाने से पहले जी ठीक पड़ा। और खुद को ठीक भी हो जाता था? जी। ठीक हो गया। और दांत आपके ठीक नहीं थे? जी तब ठीक हो गया। तब ठीक, 12 साल में ठीक हो जी। गया। जैसे आहिस्ता-आहिस्ता टाइम बढ़ता गया तो दांत वापस मिलना लगा? सभी की बात खराब हुई। पहले ठीक मिलते पहले थे? ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, इसके लिए फिर आपने इलाज कर लिया? शुरू से बता दें। इसके लिए ठीक है। इसके 6 ठीक है, चुका नहीं सकते। एकदम शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा, वहाँ पे जो सर्जरी हुई थी, सर्जरी के बाद आपका ये मसला हुआ था, आप नहीं मिले थे? जी। ठीक है। सर्जरी से पहले आपको बता दिया गया था कि ये मसला होगा और बाद में ब्रेसेस की ज़रूरत पड़ेगी और फिर ट्रीटमेंट की? जी ब्रेसिंग का बताया था। बच्चों ने नहीं। सांस लेने में कोई मसला तो नहीं होता था आपको? साथ में लगा कि मेजर प्रॉब्लम था जो मेरी लाइफ की थोड़ी बड़ी हो उसकी वजह से सांस लेने में मसला होता है? जी। नींद में फाटे वगैरह आते हैं? फाटे लेते हो? नहीं। सांस लेने में क्या दुश्वारी होती है? जिस तरह की समय उस तरह की लाइफ में कैसे देना पड़ेगा। ठीक है। ये प्रॉब्लम है। इसके लिए इलाज वगैरह आपने किया? और सिर्फ मेडिसिन नहीं खा सकते हैं इसके बाद समझो कि डॉक्टर वगैरह के 18 साल के बाद इसका भी मेजर बोन कभी जी। ठीक है। ठीक है, आपके इस ट्रीटमेंट से क्या था कि आपका जो चेहरा टेढ़ा था, आप क्या एक्सपेक्ट करते थे कि सर्जरी के बाद ठीक हो जाए? जी एक सब पेमेंट हो और लगता ये था कि नाक की वजह से मसला रात में नींद ठीक आती थी? नींद कभी तो नहीं होती थी? ठीक है। अच्छा, आपको कान रगड़ने की आदत तो नहीं है? सांस मुंह से लेते थे नाक से? नाक से ठीक आता था सांस? जी ठीक है बस रात में बंद हुआ। अच्छा, फिर नाखून चुबाना वगैरह वो तो नहीं था? इसके अलावा आपका कोई मसला कोई पास आता है मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह जैसे कोई ट्रीटमेंट वगैरह कोई डेंटल इससे पहले कोई कोई डेंटल कोई मेडिकल ट्रीटमेंट सर्जरी से पहले कोई आपका दिल का कोई मसला हो सांस की तकलीफ इसके अलावा कुछ मसला नहीं? ठीक है। सर्जिकल हिस्ट्री में आपका ये कि आपने सर्जरी कराई थी, किसी की सर्जरी हुई आपकी? ठीक हो गया। किसी चीज से एलर्जी तो नहीं होती? और डेंटल ट्रीटमेंट से पहले कोई और नहीं लिया, ऑर्थो ट्रीटमेंट पे लिया था इसके लिए? ठीक है। और आपके कितने बहन भाई हो आप? 3 भाई हो। वालिदैन हैं आप हैं? जी। ठीक है। घर आपका अपने? जी घर ठीक हो जाता है? घर में किसी फैमिली में किसी लोग को तो ये मसला नहीं है जबड़ा टेढ़ा काम होता है? एक्सीडेंट होने के बाद में क्या हुआ लेकिन उनको वैसे नहीं हुआ मसला। आपकी फैमिली में किसी और शादी मसला नहीं है कि चेहरा टेढ़ा? ठीक है। अच्छा, और क्या कीजिएगा? My patient name Abdul Manan, age 18 years, resident of Bharatpur, studying in FSC, not married, presented with asymmetry, asymmetry, presented with complaint of asymmetry from last 6 to 7 years. And patient was alright 7 years ago when he noticed asymmetry that gradually increases in size. There was also associated clicking sounds on left side of the TMJ. That on left side of the TMJ that was
that increased on eating hard food and relieved by um, spontaneous. Not taking any kind of medicine, and was normal, and there is no trauma history. There is positive history of clicking sound that is associated with pain, and patient found difficulty in eating, and also patient found difficulty in breathing. According to patient, he was advised nasal surgery after 18 years of age. And there is no history of bruxism and mouth breathing, no history of nail biting and tongue sucking. There is गुलाम हुसैन बेटा अपना बंद करें माइक बंद नहीं होता तो आप सबको म्यूट कर देना. There is no history of any medical and dental history. He got surgical treatment in previous year for his asymmetry, and after that he was referred to orthodontic department for further treatment. And he has good socioeconomic status, and he has 3 brothers, and there is no history of any medical problem in his family. He denies any drug allergy, any history of drug allergy or allergy to any kind of medicine. अभी हिस्ट्री चल रहा है. बेटा एक आपको लेकिन मैंने जो चीज कहा था एक तो बेटे जब आप हिस्ट्री ले रहे हो ना तो साथ साथ आपने पॉइंट्स लिखते जाने हैं. जैसे आपने बनाए हुए बहुत अच्छे बनाए हुए, लेकिन किसी को फॉर एग्जांपल अगर आपने अगर आपको शीट मिलती है ना, इसी को फटाफट आपने नमूने जैसे मैंने कहा बना के उसके आगे आगे छोटे छोटे लिखते जाना है, ताकि जब ये देखो आपको टाइम ना लिखने का नहीं मिलेगा, फिर वो आप लिखोगे तो फिर आपका टाइम जाया होगा, है ना. आपके पास 30 मिनट्स है जिसके अंदर आपने हिस्ट्री भी लेनी है, एग्जामिनेशन भी लेनी है, सेल्फ भी देखना है, मॉडल सर्जरी भी करनी है, मतलब देखनी है अगर पढ़ा हुआ है, और आपने अपना ट्रीटमेंट प्लान भी उसके अंदर बना के और उसको समराइज करके एक बार दोबारा रिवीजन भी करनी है. तो उसके लिए आपको ये जो हिस्ट्री अगर आपने ले ली थी बहुत अच्छी टाइम से, अब अगर आप उसको एक एक चीज को सिर्फ नोट डाउन भी आगे करते जाते ना, कुछ छोटा छोटा भी लिखते जाते, तो वो आपको दोबारा से ये सारा ना करना पड़ता. और आपने प्रेजेंट ली बहुत अच्छी है, पर प्रेजेंट नहीं ना सही. तो अगर आपने अच्छी ली हो और प्रेजेंट भी अच्छी कर देते तो फिर तो मतलब वो बेस्ट हो जाता. प्रेजेंटिंग अपने बेटा पेशेंट के अपने वर्ड्स में होता है एसिमेट्री. उसको हाँ एसिमेट्री उसने आपको एसिमेट्री उसने कहा था मैं खाना नहीं खा रहा. इसने खुद मुझे कहा एसिमेट्री, क्योंकि इसको पता है ना इतना अर्से से ट्रीटमेंट ले रहा है ना, तो एसिमेट्री है, मेरी क्लिकिंग साउंड है, तो इसको पता है पेशेंट. ठीक है, वो पेशेंट को पता है एसिमेट्री. लेकिन नॉर्मल पेशेंट हमें कहेगा ना मेरा जबड़ा टेढ़ा हो गया जी, तो आपने उसको बता देना कि हमारे मतलब लुक्स नहीं अच्छी है या जो उसके अल्फाज है, ठीक है. एसिमेट्री की जो टर्मिनोलॉजी है ना वो थोड़ी ठीक है साइंटिफिक वर्ड्स. दूसरा आपने कहा कि ही हैड द सर्जरी इन प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर में कितना अर्सा हो गया बच्चे, वो तो नहीं, तो आपने एग्जैक्ट टाइम बताया कि कितने अरसे पहले सर्जरी करके कुछ पेशेंट को पता हो उसमें किस तरह की सर्जरी हुई है, तो वो भी कौन सा प्रोसीजर हुआ, क्या प्रोसीजर हुआ, उसके डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं है तो पेशेंट को बताने के कहाँ कट लगा था, किस जगह पे, तो ये पूछ लेते हैं. ठीक है, बेहोश हुए थे नहीं हुए थे. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट आता है, जैसे अभी मैं इसको पढ़ रही थी तो मैं उसमें लिखा हुआ था ने सबने क्वेश्चन किया था कि अगर एक पेशेंट है जिसको आपने फॉर एग्जाम्पल प्री सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक्स पे डाला हुआ था या कैमोफ्लेज कर रहे थे आप उसको, सॉरी प्री सर्जिकल नहीं कैमोफ्लेज कर रहे थे, अब वो पेशेंट जो है वो नहीं हुआ, मतलब उसकी क्योंकि जो आपकी पैलेटल एक्सपेंशन है ना वो ज्यादा इतनी 1/3 होती है एज कम्पेयर टू जो वो आपकी है ना, मतलब एक्सपेंशन होती है उसके मुताबिक, तो ज्यादातर केसेस के अंदर हमको सर्जिकल करना पड़ता है, मतलब वो नहीं आती ना एग्जैक्ट रिजल्ट. तो सर ने कहा कि उसके अंदर फिर अब वो आपके पास आया है, लेकिन उसको पता है, वो कहता है जी मेरे पहले कुछ हुआ था, बट पहले उसकी कैमोफ्लेज हुआ था, अभी उसकी कोई सर्जरी नहीं हुई थी, हम उसको ऑर्थोडोंटिक ही मूवमेंट करा के कुछ करना चाह रहे थे, तो उसके लिए भी वो भी हिस्ट्री जो है ना, फिर उसके अंदर उसके आपका थोड़ा सा ट्रीटमेंट प्लान डिफरेंट हो जाता है ना प्री सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक्स में.
वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर आपको जैसा मैम कह रही है कि पता नहीं होगा कि पहले सर्जरी हुई क्या थी या क्या प्रोसीजर हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर ट्रीटमेंट है। अब इस पेशेंट का पहले कंडाला हाइपरप्लेजिया है ना, तो आपने अगर उसकी हिस्ट्री नहीं ली या उसकी क्या ट्रीटमेंट प्लान हुआ था या क्या जैसा मैम कह रही है सर्जरी एग्जैक्टली क्या हुई थी, तो यू नेवर नो ना, क्या पता इसकी सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल एक मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैम जस्ट मुझे शायद करेक्ट करेंगे, अगर सिर्फ कंडलेक्टमी के बाद ही इसकी ज्यादा एसिमेट्री ज्यादा हुई है, क्योंकि आपके यहाँ से मैंने से पूछा नहीं, इससे पहले मैं फिर भी मेरी बेहतर थी, अब लुक और ज्यादा हो गई है। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि क्या सर्जिकल प्रोसीजर हुआ था, कैसे हुआ था और उसकी क्या वो थी। और में हेमीफेशियल मैक्रोसोमिया ज्यादातर जो होता है ना, तो जो स्पर्ट के बाद ऑपरेट किया जाता है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव होता है, फिर एज ज्यादा बढ़ता है। तो अगर इसको ग्रोथ स्पर्ट से पहले इसकी सर्जरी हुई है तो फिर वो एग्रेसिव होगी, उसके बाद थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन ये नॉर्मली भी जैसे प्रोग्रेसिव है, एज होती है, तो पहले उसकी कम थी मार्क, अब ज्यादा उसको प्रोमिनेंट पेशेंट को भी लग सकती है। तो लेकिन ये डायग्नोसिस की तरफ भी जाता है हमारा, पेशेंट की जो हिस्ट्री बताती है कि अब ज्यादा मार्क हो गई है। हेमीफेशियल माइक्रोसोमिया कंडाला हाइपरप्लेजिया डिफरेंट नहीं है? तो बिल्कुल डिफरेंट है। मैम का कहने का मकसद ये है कि अगर आपको ये नहीं पता कि उसकी कब सर्जरी हुई थी और क्या हुई थी, तो अब आप ट्रीटमेंट प्लान जो है ना आपका, वो आपका मुख्तलिफ हो जाएगा ना उसमें। तो अगर हेमीफेशियल माइक्रोसोमिया इसी तरह कर्नाइलर हाइपरप्लेजिया का भी सेम ही है कि कर्नाइलर ग्रोथ में अलग है, उसके बाद Exactly. ग्रोथ सिचुएशन के बाद इनके अलग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। वर्सन हो गई है ना, यानी अभी प्यूबर्टी आई थी तो उसके बाद वो, उससे पहले अगर आप कर देंगे तो वो और ज्यादा गड़बड़ होगी। दूसरा ये भी पॉइंट केस वेरी करता है ना कि आप कितने पेशेंट की कितनी डिस्क्रिपेंसी आ रही है। पेशेंट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैंने अभी कराना है, अगर उसका अगर कंडाला हाइपरप्लेजिया की बात कर रहे हो, हेमीफेशियल अलग ट्रीटमेंट प्लान है उसका, मैंने कंडाला हाइपरप्लेजिया का जो थ्योरेटिकल और आइडियल ट्रीटमेंट प्लान है वो ये है कि आप उसका बोन स्कैन कराते हैं। 10% अगर उसकी इंक्रीज अपटेक है तो उसका मतलब एक्टिव ग्रोथ जारी है। अगर 10% से कम है तो इसका मतलब ग्रोथ रुक चुकी है। अगर एक्टिव ग्रोथ है तो अब उसके ऊपर आप जाएंगे कि एसिमेट्री कितनी है, माइल्ड है, स्वेयर है, मॉडरेट है। अगर तो माइल्ड है तो 6 मंथ्स का आप और उसको गैप देते हैं और उसके बाद फिर आप उसका बोन स्कैन रिपीट करते हैं। अगर स्वेयर है और मॉडरेट है और पेशेंट चाहता है कि भाई स्टैटिक उसको कंसर्न है, तो फिर आप उसकी हाई कंडलेक्टमी करते हैं, ठीक है, 4 to 5 मिलीमीटर शेविंग करते हैं। और अगर वो ग्रोथ स्पर्ट रुक चुकी है तो फिर आप उसकी ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी करते हैं विद बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर ट्रिमिंग अगर जरूरत होती है तो, ठीक है। और 7 डेज रिपोजिशनिंग करते हैं ऑपोजिट साइड माइल्ड हो तो फिर फंक्शनल अप्लायंसेस से ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आगे मतलब चीज हुई थी कि जब आप इसमें ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी कर जाएंगे उस टाइम आप कंडाइल को ट्रीट करेंगे? नहीं, अगर एसिमेट्री आपकी जो है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है तो फिर आप सिर्फ ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी करेंगे। उसमें मैम अगर सफिशिएंट मिडलाइन शिफ्ट है, चिन डेविएटेड है, तो जीनियोप्लास्टी भी साथ करनी होगी? हाँ, वो जीनियोप्लास्टी जो अभी आपको मैं बताऊंगी कि जब आप एसटीओ करते हो ना, एसटीओ करने के ऊपर आपका डिपेंड करता है कि आपने सिंगल सर्जरी करनी है, ये एनवेलप डिस्क्रिपेंसी होती है, ठीक है। उसके अंदर वही मैं आपको ये सारी क्वेश्चंस हैं वाइवा के। एनवेलप डिस्क्रिपेंसी जो है ना, वो ये है कि आपका सेटबैक कितना कर सकते हैं, मैंडिबल आगे कितने 8 मिलीमीटर तक आप आगे लेके जा सकते हैं। इससे ज्यादा अगर अगर हम BSSO कर रहे हैं तो 7 to 8 मिलीमीटर तक हम बल्कि 10 तक अपनी 10 कर सकते हैं, सेटबैक 7 to 8 मिलीमीटर तक कर सकते हैं। अप टू 10 ले सकते हैं बेसिस 10 मिलीमीटर से ज्यादा हो तो आईब्रो करेंगे हम, या फिर आप BSS सॉरी बायोमैक्स डिस्ट्रैक्टर करेंगे या बायोमैक्स या बायोमैक्स। हाँ, अगर आप क्योंकि फिर इसको क्यों करते हैं ये एनवेलप डिस्क्रिपेंसी के, क्या मतलब 2 बातें हैं, इसकी लॉजिक ये है पीछे कि एक तो 8 मिलीमीटर ज्यादा करने से स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आप उसको फिक्सेशन नहीं कर सकते, और दूसरा सेट पैक के अंदर एयर वे कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए एक आपकी लिमिट है एनवेलप डिस्क्रिपेंसी, वो आपकी इसमें बॉडी में बड़ी अच्छी दी हुई है। जो सबसे अंदर वाला है, सबसे छोटा सर्कल है, उसके अंदर ये है कि आप उसको कैमोफ्लेज कर सकते हैं। उससे अगले वाला जो है उसके अंदर ये है कि आप फंक्शनल अप्लायंस प्लस आप ऑर्थोडोंटिक्स फंक्शनलाइज कैसे? ग्रोथ से एज पे दे देंगे ग्रोथ हो रही है ना, जब ग्रोथ हो रही है तो उसमें आप करते हैं ग्रोथ चेंजेस प्लस आप ऑर्थोडोंटिक्स कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी उससे मिडल जो आपका एनवेलप है, और जो सबसे बड़ा एनवेलप है वो ये है कि आप अगर उसके अंदर रेंज में आ रहा है तो फिर स्वेट किया। जीनियोप्लास्टी एट द टाइम ऑफ BSS या जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं उसके साथ भी की जा सकती है और अलग से भी की जा सकती है। दोनों के रिस्क बेनिफिट्स अलग से हैं, तो वो तो कैलकुलेट करना होता है पेशेंट टू पेशेंट।
एक तो आप एसटीओ जब कर रहे होते हो इसके पर आप यूनिप्लास्टी का करते हैं, एवेलुएट करते हैं। और ज्यादातर सर्जन जितने मैंने सुने, मतलब मैम मुझे बताएंगी कि उसमें आपको पता तो चल जाता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ जो सर्जरी है ना टेबल पे, वो फाइनल जो आपकी उसकी जो लुक आती है ना, उसके बाद आप फाइनल मैडम हमें इस बार में कंफ्यूज किया था, अब कंडाइलर हाइपोप्लेजिया हुआ है लेकिन उसका ग्रोथ स्पर्ट खत्म हो गया। एक कंडाइल इतना बड़ा हो गया 4 सेंटीमीटर, एक नॉर्मल उसका 2 सेंटीमीटर है। हमने कहा भी ये इतना बड़ा है तो इसको सर्जरी करके उसके बराबर एक करना बात याद चाहिए। रखना, आपका मेन कंसर्न ऑक्लूजन है, वो डिमेंस की पेशेंट एस्थेटिक भी और एस्थेटिक और occlusion दोनों है। आपने जो जब सेल्फ फाइंडिंग्स करनी है अभी, बाकी एनालिसिस होंगे, बल्कि सेल्फ के अलावा मैक्नामारा एनालिसिस है, फ्लूइड्स एनालिसिस है, उसमें कोएफिशिएंट प्रोजेक्शन एंगल है, वो सारी जब कैलकुलेट करके अल्टीमेटली उनकी वैल्यूज पे हमने करना है कि आपका मैक्सिला का क्या प्रॉब्लम है, मैक्सिला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंडिबल में क्या प्रॉब्लम है, उसमें एंगुलेशन में क्या प्रॉब्लम है। अगर उस आपके जो, क्योंकि ये जो मैक्नामारा एनालिसिस होती है ना, वो विद रिस्पेक्ट टू क्रेनियल बेस होती है, तो क्रेनियल बेस के रेफरेंस से अगर आपका मैंडिबल और मैक्सिला प्रोपोर्शनेट है, तो फिर तो आपने कंडाइल को जो अगर हाइपरप्लेजिया भी हो चुका है तो नो मैटर, क्योंकि प्रोपोर्शनेट है। अगर डिसप्रोपोर्शनेट है तो हमने इसीलिए तो प्रोसीजर करना है, हम जो भी कर रहे हैं बीएसएसओ करके हम इसकी एसिमेट्री को ठीक कर रहे हैं। तो एक साइड पे जब टिल्टिंग मूवमेंट करेंगे तो जाहिर है एक साइड पे बोन रिमूव भी करेंगे, तो एक साइड की जब बोन रिमूव हो जाएगी एसिमेट्री कम हो जाएगी। तो देखें उसका मिड लाइन शिफ्ट हो गया, भी टेलर चला गया, कंडाइल भी बड़ा है, मिड लाइन भी शिफ्ट है, तो उसको फिर हम कैसे सीधा जब हम उसको क्योंकि जब हम बीएसएसओ उस प्रोसीजर के लिए कर रहे हैं एसिमेट्री के लिए, चाहे हम यूनिलैटरल कर रहे हैं बायलैटरल कर रहे हैं, वो तो मैं बीएसएसओ या सर्जिकल स्प्लिट है, अगर हम एसिमेट्री के लिए कर रहे हैं यूनिलैटरल भी की जा सकती है, लेकिन माइल्ड है। अगर मॉडरेट स्फीयर है तो हम बायलैटरल करेंगे सर्जिकल स्प्लिट एसिमेट्री के लिए। एसिमेट्री के लिए हमने एक प्लेन में एंटीरो पोस्टीरियर मूवमेंट नहीं देनी, हमने उसको रोटेशनल मूवमेंट भी देनी है, और ये और पता नहीं मूवमेंट्स हैं जो, तो रोल होता है, रोल आपका कैंट होता है, पिच होती है आपके ओक्लूजल प्लेन, और यॉ होता है जो आपकी एंडोपोस्टीरियर। तो ये मूवमेंट्स आपने देनी है, और उसके अकॉर्डिंगली जब हमने उसको सेट करना है, उसका अल्टीमेटली जब हम प्री सर्जिकल स्टेप जब करेंगे, सर्जिकल एनालिसिस करके उसको उसमें फिट करेंगे कि कितनी मूवमेंट आपने देनी है, और उसके बाद वो वैल्यूज इसकी नॉर्मल आनी चाहिए। वो सर्जिकल स्टेप में आपका हो जाएगा। बायलैटरल करते हैं ना, तो एक तरफ से बल्कि आपको कम करनी पड़ेगी, एक तरफ से नीचे कर रहे हो ना, एक तरफ से ऊपर कर रहे हो, तो आपको ऊपर कम करनी पड़ेगी क्योंकि दूसरी तरफ से नीचे भी आ रहा है। डिफरेंशियल करेंगे। हाँ, तो आप वो सिमेट्री जो है ना, आपने तो बेसिकली सिमेट्री और आप ऑक्लूजन आपको हो रहे हो, तो आप जब वो एक साइड जैसे मैम करी बायलैटरल करते हैं ना, तो यूनिलैटरल में तो आपको एक ही तरफ पूरी करनी है ना, वो माइल्ड के अंदर आप कर सकते हो। जब स्फीयर या मॉडरेट तो फिर बायलैटरल करनी पड़ेगी, एक तरफ से ऊपर जा रहे हो, एक तरफ से नीचे आ रहे हो, तो डिफरेंशियल से बन जाएगी, यानी एक को आप थोड़ा सा नीचे कर रहे हो साइड से, एक साइड से ऊपर जा रहे हो। और इसमें भी बाकी फैक्टर्स भी हैं सारे, सिर्फ हमने इसको ओक्लूजन को नहीं देखना, ओक्लूजल कैंट के अलावा कर्व ऑफ पी को देखना है इसका पेशेंट का। तो उससे भी ज्यादा वो ध्यान मिलता है ना, उससे भी ज्यादा अगर है जो सर्जरी की आपकी एनवलप डिस्क्रिपेंसी सर्जरी की भी से भी निकल गई, तो फिर तो डीओ कर रहे हो, ठीक है। जिस तरह मोनोब्लॉक डिस्ट्रैक्शन है या आपकी डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस यूनिलैटरल है, वो आप फिर उसकी तरफ चले जाते हो। अगर आप इतनी स्वेयर है कि आप सर्जरी से उसको नहीं कर तो क्या है कि हम एक कोटेक्स को आगे या पीछे कर रहे हैं, लेकिन जब वो टेढ़ा एक हुआ कॉर्टेक्स को नहीं कर रहे थे, पूरी पूरी मैंडिबल को कर रहे हो। कोटेक्स को एक ही देता है। लिंगुअल साइड पे भी कट लगाते हैं आप, हॉरिजॉन्टल कट भी लगाते हैं और बकल कट भी लगाते हैं। सैजिटल, तो वो सर्जिकल स्प्लिट होता है आपकी पूरी की पूरा डिस्टल पोर्शन अलग है और पीछे आपकी मीडियल दो पोर्शन अलग है, ठीक है। और इसके सवाल भी ये होता है कि इंफीरियर रेडिकुलर नर्व कौन सा पोर्शन रह गई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब डिस्टल पोर्शन पूरा अलग है ना, और नीचे पीछे वाले अलग है, ठीक है। नीचे आपका कट थ्रू एंड थ्रू आ रहा है, ऊपर आपका जो कट आ रहा है वो लिंगुअल का आ रहा है। ऑब्लिगेशन में डिफरेंट एरियाज है, वो आपको बताते हैं। ऑब्लिगेशन में लेदा है, डेलपॉन्ट में लेदा है, हंसर का लेदा है, लेदा लेदा। ऊपर की लिंगुअल आती है, फिर आप तीन से पहले आप बकल लिंगुअल देते हैं, फिर आप वो देते हैं बकल को देते हैं कॉर्टिकल प्लेट पे, तो आप नीचे फिर बॉटम पे थ्रू एंड थ्रू देंगे, फिर स्प्रेडेड डाल के दोनों को लेदा, तो वो यूं करके कट करेंगे। तो लिंगुअल कोटेक्स है, बकल लिंगुअल कॉर्टेक्स नहीं, लिंगुअल ऊपर रैमस का, रैमस एरिया में, रैमल एरिया में लगा हुआ है ना। लेकिन जो डिस्टल सेगमेंट है उसमें तो बक्कल लिंगुअल कॉर्टेक्स अलग होगा, प्रॉक्सिमल सेगमेंट में तो वो अटैच ही रहेगा ना, यानी दो सेगमेंट्स मैंडिबल के अलग अलग हो जाएंगे। दो सेगमेंट अलग है। एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ये तो हमें
बहुत डिस्कस करने वाली चीज़ है। क्वेश्चन मैंने लिखे हैं जो आप लोगों को बार बार पूछे जाते हैं, उनका आंसर मैं भी करती हूँ। मैं वही कह रही थी अभी ये स्टार्ट होने से पहले मैं ये कहती थी कि 2 घंटे से एग्जामिनेशन। अच्छा, एग्जामिनेशन के पॉइंट्स ही बता दो, अगर किसी को आते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट्स ही बता दें, क्या क्या चेक करेंगे। नहीं आयशा आप करो। मैम एस फॉरन में जब ऑन इंस्पेक्शन में हम सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री देखनी है पेशेंट की, उसके बाद इसमें किस तरह से पता चलेगी? मैम डेविएशन होगी। डेविएशन एक side को क्या रेफरेंस पॉइंट क्या है? मैम आपकी मिड लाइन यानी कि ये कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए ना, आपकी नेजल मिड लाइन, चेन मिड लाइन और लिप की मिड लाइन, अगर ये तीनों कॉन्फ्रेंस है तो फिल्टर में वो हाँ जी। अगर क्लेफ्ट का पेशेंट नहीं है तो जो फिल्टर है ना वो आपका गाइड बताएगा ठीक कि है। आपकी मिड लाइन इसको ड्रॉ करेंगे ऊपर से, तो ठीक है। मैम उससे सबसे पहले कितनी डेविएशन है? कितनी यानी कि आपको लग रहा है कि शिफ्ट हुआ होगा। उसके बाद आपने फेस मीटिंग के बाद आपने कोई स्कार मार्क देखना है फेस पे, पेशेंट की प्रीवियस सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई उससे रिलेटेड, यानी कि कोई ट्रॉमा तो नहीं है। अगर बार ट्रॉमा हो कुछ ऐसा वैसे प्रीवियस सर्जरी के लिए आप स्कार मार्क देखोगे पेशेंट को प्रीवियस ट्रीटमेंट में या इंस्पेक्शन में देखोगे, जो कि इस पेशेंट का है प्री आर्टिकुलर इंसिजन स्कार मार्क राइट ईयर पे। उसके बाद मैं पेशेंट की माउथ ओपनिंग देखूंगी। माउथ ओपनिंग में बोलो, माउथ ओपनिंग नॉर्मल है और अप्रोक्सीमेटली आप बता दें 3 फिंगर है। हाँ कितने मिल जाते हैं, 3 मिल जाते हैं। 3 फिंगर fingers, अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर तक होता है। ऑलमोस्ट 30 सेंटीमीटर इसकी माउथ 30 mm चलिए इसकी माउथ ओपनिंग होगी। उसके बाद मैम इसमें होगी, स्कार मार्क हो गया। इसको किस तरह से 3 और 5 हाफ्स में करते हैं? मैम वर्टिकल 3 में करते हैं, नहीं, हॉरिजॉन्टल 3 में हाँ जी। और वर्टिकल 5 में। लाइंस कहाँ कहाँ से पास होती हैं? मैम ये आपकी जो फर्स्ट लाइन है वो स्टार्ट होती है हेयर लाइन से लेकर ग्लैबुला तक, और दूसरी जो है ग्लैबुला से लेकर आपकी जो सब नज़ेल से मेंटोन। ठीक है, ये तीनों इक्वल होने चाहिए। होने चाहिए। और ये अपर लिप और लोअर लिप, इनका जो है इस तरह, इसको किस तरह से मैम डिस्ट्रीब्यूट जो आपका हाँ अपर लिप की जो लेंथ होती है वो ऑलमोस्ट यानी कि ये सब नज़ेल से लेकर जो ये बर्बिलॉन तक होती है, जो इसकी लेंथ होती है ये 22 होती है, और जो आपकी लोअर लिप की लेंथ इसकी डबल होती है मेंटोन तक हम इसके लेंथ के देखते हैं। ठीक है। वर्टिकल लाइंस कहाँ कहाँ से? वर्टिकल लाइंस मैम वो आपकी मीडियल कैंथल से नीचे तक, और मीडियल कैंथल ये दोनों दो मीडियल कैंथल होगी, दोनों लेटरल कैंथल हाँ से। जी, फिर मीडियल कैंथल से लेटर कैंथल की तरफ जाएगी। नहीं बेटे, जहाँ मीडियल Vertical नीचे आएगी। की तरफ आएगी ना, नोज की एलर टिप की तरफ, अच्छा ठीक है। और नीचे चिन ठीक है, तक चिन तक आएगी, ये इक्वल होगी। और मैम लैटरल कैंसर जो है ना उससे दूसरी नीचे की तरफ आ रही है। तो 5 हाफ्स हो गए ना, 4 लाइंस बनेगी ना, दोनों मीडियल कैंथल और दोनों लेटरल कैंथल से। वर्टिकल नीचे नीचे की तरफ आएंगे ना हाँ। मैम, ये एक हाँ, ये एक ऐसी। तो जो सेंटर वाली में होगी उसमें हमें नेजल टिप, लिप्स और चिन होने चाहिए उसमें ना। ठीक है। और इसका डायमेंशन भी सेम होता है मैम, जो मीडियल कैंसर का जो डायमेंशन बन रहा होता है वो आपकी आपका एलर टिप्स और आपकी जो है ना वो चिन तकरीबन हाँ, वो symmetrical सिमेट्रिकल same सिमेट्रिकल। और इसके अलावा अक्लूजल कैंट किस तरह से मेजर करेंगे? पेशेंट प्रोफाइल, फ्रंटल प्रोफाइल, लैटरल हाँ ये फ्रंटल की फाइंडिंग से आपके लिए कॉम्पिटेंस भी आप इसमें आगे देख लेंगे। इंटरव्यू डिस्टेंस चेक करेंगे, इंटरव्यू डिस्टेंस हो गया, चेक करेंगे। कैंसर डिस्टेंस हो गया। उसके बाद आपका फ्रंटल व्यू में लिप्स के यानी कि जो डिस्टेंस वगैरह थे वो हो गए। अब लेटर व्यू में मैम स्कैटर क्लास नेजल डॉर्सन बेटर, नेजल डॉर्सन की बेटर, नेजल इंसाइजर्स जो एंगल्स दो होते हैं कि आपको मैम Size लेटर को में ये- देखेंगे हम जी, एंगल नीचे लेवल एंगल और वो तो लेटरल में जाएंगे नहीं इसमें वो ऐसे वह भी उस टाइप की फाइंडिंग है। नेजल डॉर्सन विड्थ, इसमें नेजल soft डॉर्सन tissue भी है विड्थ। ना। बेटे ये नेजल डॉर्सन विड्थ की मैं बात कर रही हूँ, ये जो है ना ये हाफ होनी चाहिए आपकी इसकी, जो बेस है ना बेस का हाफ होनी चाहिए। ठीक है वो भी हो गया। ठीक है, इसका इंसाइजर डिस्प्ले कितना होना चाहिए रेस्टिंग पोजीशन में? एड्रेस में मैम 2 mm होता है ना। हाँ जी। और 2 mm होता है इंसाइजर शो एड्रेस। हाँ जी। और तो स्माइल ढीला करने छोड़ो, पे और स्माइल करके लेकिन स्माइल कितना हाँ, ज्यादा इसकी डिस्प्ले अच्छी है? तरह Excuse me, ma'am. Can I ask a question? और अपन जो आप बता रहे हो जी अंबर, मैम ये जो एग्जामिनेशन कर रही हैं जो कैंडिडेट, तो मतलब कोई डिवाइडर लेकर या किसी स्केल के साथ हमें पेशेंट
जी बेटा ये के अभी ऊपर करना पड़ेगा या जैसे ये सिंपल एग्जामिनेशन करके अंदाजा लगा रही हैं आई मीन? अंबर बिल्कुल यही बात है, अभी यही हम इनको कह रहे थे कि आपके पास स्केल होना, यही मैम ने कहा स्केल होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, मास्क आपने पहना होना चाहिए प्रॉपरली, जिस तरह पिछली बार बताया था ग्रेडेड इंट्रोडक्शन कॉन्सेंट के साथ, वो शायद बंद हो गई थी आप लोगों की मीटिंग, तो आप लोगों ने नहीं सुना। मैम जी ये जी कह रही थी जी कि जी, इंट्रोडक्शन मीटिंग खत्म हो गई थी। प्रॉपरली आपने स्टार्ट करना है, आपके पास होना चाहिए हर केस के लिए, आपके पास एक स्केल होना चाहिए, एक घड़ी होनी चाहिए, यही बात हो रही थी। ग्लव्स होने चाहिए, ग्लव्स तो खैर वैसे वहां पे मिल भी जाते हैं, मास्क होना चाहिए, और उसके उसी के अकॉर्डिंगली आपने प्रॉपर जो है ये एग्जामिनेशन स्टार्ट करना है। मैम एक्चुअली प्रॉपर किट होनी वुडन स्पैचुला होना चाहिए टंग को रिट्रैक्ट करने के लिए भी, और जो है कह रहे हैं किट मैम वो जो होती है डिवाइडर्स वगैरह वो चीजें ना बेटे, उसके अंदर जीशान मुझे याद है कि डॉक्टर तायरा यूब ने हमें कहा था कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल जब स्टार्ट आप करते हो ना ऑर्थोग्नैथिक का केस, और आपको एग्जामिनेशन कर लिया, वो कर लिया, फोटोग्राफ पड़ी हुई है, अगर उसको देख लिया, अगर लैटरल स्टेफ आपके पास हुआ नहीं पड़ा और मॉडल्स नहीं पड़े, तो यू कैन आस्क फॉर इट, लेकिन उधर बैठे बैठे SNA SNB नोट नहीं करना शुरू कर देना। एक तो इतना टाइम नहीं होता, श्योर मैम। यूजली आपके पास लैटरल सेट हुआ हुआ पड़ा होता है, अगर नहीं हुआ हुआ तो आप एग्जामिनर से पूछ लो कि सर ये मुझे इसका SNA SNB मैंने अभी करना है, ताकि एक वो उनको हो ऐसी, क्योंकि उधर हुआ हुआ यूजली पड़ा होता है, ठीक है, तो वहां पे बैठ के मॉडल एनालिसिस के ऊपर बोल्टन एनालिसिस नहीं करना शुरू कर दोगे या वो नहीं करोगे, आपने एक सिर्फ इंटरप्रेट करना है उसका कि Interpret क्या करना। इसमें फाइंडिंग्स हैं आपकी, इसका एंड रिजल्ट क्या है, कि इसमें क्या डेफिशिएंसीज है, मैक्सिला की है, मैंडिबल की है, वर्टिकल है, या किस प्लेन में आ रही है इसकी डेफिशिएंसी, वो सेल्फ फाइंडिंग से आपने देख लेनी है। नहीं हुआ हुआ तो आपने उनको मांग लेना है, आप उनको पता चल जाएगा कि आपको ये पता है कि इसके बाद इनका फर्दर स्टेप ये है इन्वेस्टिगेशन का, और इन्वेस्टिगेशन स्टेप के अलावा भी और कौन कौन सी होंगी अभी आगे डिस्कस करेंगे। हाँ ये आगे बता, लेकिन लगता है ज्यादातर उसमें हुआ हुआ पड़ा होता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप फिर आधा घंटा तो आप लैटरल सेट को बनाने में लगा दोगे और मॉडल्स के एनालिसिस करने में लगा दोगे, तो इसलिए वो टॉक्स में आ सकता है आपका। हाँ टोल्स में हो सकता है, बोल्टन एनालिसिस पूछ ले, या वो भी मैम ने नहीं डाला होता, वो हाँ, अभी आज तक आई नहीं आज है। तक आया तो नहीं है, तो किट आप रखना चाहते हैं ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन वही बात आ जाती है मैम, सर राइट भी कहते हैं कि वो जो आप उस पे लगा के नोट करना शुरू कर देते हो इंची टेप से कि इतनी बड़ी है इतनी छोटी है, उसकी जगह से बेहतर है कि आपको इंटरप्रेट करना पता हो, उसके सिग्निफिकेंस पता हो, इंस्टेड कि आपने आधा घंटा उसको उसी एनालिसिस में जो नई चीज पड़ी हुई आप पूछ लो मांग लो। और वैसे भी ये ज्यादातर हमारे पास पेशेंट प्री सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक हुई भी होती है, और वो सारी सेट फाइंडिंग सब कुछ हुआ होता है इनका, तो हम लोगों ने ये ज्यादा नहीं करना होता, हमारा फोकस ये है कि उसको इंटरप्रेट कैसे करना है और उसकी सर्जिकल प्लानिंग कैसे करनी है, तो इसके बाद वो सर्जिकल भी फिर उन्होंने ही करनी है, तो चले आगे चलें जी। सिक्लेरल शो बेटा इसके अंदर आपने, और आपने अपर लिप का क्या बताया था बेटा, कहाँ से करता है मैम सब में से लेकर स्टोमियो, स्टोमियो, हाँ हॉरिजॉन्टल स्टोमियो, स्टोमियो स्केल दो आगे। स्क्लेरल शो कितना होना चाहिए, जो वन कितना है और स्क्लेरल शो ज्यादा होता है तो क्या पता चलेगा? हाँ आप यानी कि प्रोग्नोसिस वगैरह नहीं देखो ये सारी जो आप बता रहे हो ना बेटा, मैं हमेशा आपके मिड फेस का अगर हाइपोप्लेजिया हाइपोप्लेजिया बताता है आपको, ठीक है, ये आप अगर देखो अब आप कह रहे हो कि मुझे ये मैम ने जितना बताया है, अगर आप कह रहे हो कि मैं 5 लाइंस में कर रही हूँ, वो आपको एग्जामिनर अगला सवाल ही कहेगा कि डॉक्टर साहब ये सुन लो, ठीक है, इससे निकला क्या, ठीक है, तो आपको इसके सिग्निफिकेंस पता है, ये इसलिए कि सर मैं सिमेट्री चेक कर रही थी, ठीक है, चिन डेविएशन चेक कर रही थी, फिर नेजल इसने बताया नेजल डेविएशन, तो आप वो करोगे, मैं डॉर्सन का वो चेक कर रही थी, इससे मैं उसकी डेविएशन चेक करी थी, एसिमेट्री चेक, इससे क्लियरल शो जो है वो आपका क्या बता रहा है कि आपका मैक्सिलरी हाइपोप्लेजिया, गमी स्माइल है तो क्या बता रही है आपकी, वो आपका मैक्सिलरी एक्सेस वर्टिकल मैक्सिलरी एक्सेस बता रही है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली ही आपने मैनेजमेंट प्लान करना है, तो इन सब वैल्यूज का SNA है SNB है जैसा बता रही है, इन सब का आपको पता होना चाहिए। SNA क्या शो कर रहा है, एंट्रोपोस्टीरियर बता रहा है, वर्टिकल मैक्सिलरी एक्सेस है वो वर्टिकल एक्सेस बता रहा है, तो आपको सारा पता होना चाहिए, जैसा मैं बता रही है रोल पिच यॉ, इसके अंदर एंट्रोपोस्टीरियर कौन कौन सी वैल्यूज हैं, कौन सी उसकी एंट्रोपोस्टीरियर डेफिशिएंसी या एक्सेस बता रही है, मैंडिबल की या मैक्सिलर की, कौन सी ट्रांसफर्स बता रही है, कौन सी आपकी वर्टिकल बता रही है, क्योंकि आपका STO भी उसी के ऊपर होगा, आपके मॉडल सर्जरी भी उसी के ऊपर होगी, आपकी ट्रीटमेंट प्लानिंग भी उसी तरह ही होगी। के बाद लैटरल लैटरल डिमोसेशन कैसे चेक करेंगे? लेटर में मैम आपसे सबसे पहले आप स्केटिक क्लास से कोटेशन की जो देखो उसके बाद आपको यानी कि उसमें फेस फेस की प्रोफाइल जो है
ठीक है, उसके बाद फिर आप यानी कि नेजल लैंग्वेज भी देखेंगे मैम। हाँ जी, सब और इसके अलावा आपका क्या कहते हैं एक्यूट है या acute है या diffuse है। आपकी चिन की प्रोमिनेंस, हाँ ये जो पॉइंट होता है इससे ये पॉइंट चिन बटन पता नहीं होता। अब तुम आगे बैठोगी तो चेक करेंगे तो मुझे चिन प्रोजेक्शन होगी, चिन प्रोजेक्शन होगी। हाँ, सर्वाइको मैंडिबुलर एंगल हो गया, एंट्रो पोस्टीरियर पोजीशनिंग ऑफ जॉज वैसे आपको नजर आ जानी चाहिए कि क्लास 3 लग रहा है, क्लास 2 लग रहा है, क्लास 1 लग रहा है, क्लास कन्वेक्स प्रोफाइल है, कनकेव है, ठीक है, नेजोलेबियल एंगल हो गया आपका। उसके अलावा आपकी अपर लिप जो है ना, देखो इसमें लिप जो है ना थ्रू किए हुए हैं, ढीला छोड़ दो। हाँ आपने, और सबसे पहली जो बात थी वो आपने पेशेंट के फ्रंट पर हॉरिजॉन्टल प्लेन को पैरेलल करना था फ्लोर के साथ। ठीक है, उसके बाद आप करेंगे। उसके बाद और लिप जो है ना उसके सिर्फ इतना, क्योंकि इसके इनकम्प्लीटेंट लिप्स हैं बेसिकली, ये पेशेंट ने आपको किया है, जबरदस्ती हो गया हाँ, है। तो वो आपने उसको कहना कि बिल्कुल ढीला छोड़ के इतने के भाई वो जैसे आपको लगता है कि आप नॉर्मल बैठे हैं, उसमें ये इसके इनकम्प्लीटेंट लिप्स आते हैं। मैम के पैल्पेशन के लिए आपकी कहानी चाहिए। इंस्पेक्शन की लिए भी, उसके बाद ये जो इंटरप्यूबियल डिस्टेंस सेंटर कैंथल है, ये एंगल्स जो है ना, ये तो आप उस पे मतलब पैल्पेशन पे करेंगे। ठीक है। वो स्केल आ गया है, आप करके मुझे करके दिखा दें। इसके अलावा आप इसके साथ भी हमें बता रही थी कि एसोसिएटेड जो भी है टीएमजे एग्जामिनेशन है, या अगर आप टीएमजे मसल मैस्टिकेशन यानी कि वो एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे उसमें पैल्पेशन में इंक्लूड करना वो है। भी साथ आप करेंगे। टीएमजे मसल क्लिकिंग साउंड वगैरह ये एक्स्ट्रा ऑरल की तरह बात कर रहे हैं, ठीक है, इंट्रा ऑरल पे फिर हम बाकी किया जाता है। अब ये एक्स्ट्रा ऑरल की सारी बात होती है। आपने कहा था कि राइट साइड से मशीन आएगी एग्जामिनेशन जी स्टार्ट बिल्कुल होगा, लेकिन बिल्कुल, अब कोई भी पेशेंट है ना राइट साइड से अप्रोच करना है। अब फिलहाल तो जगह नहीं है। हाँ। खैर है, चलो ये अब उधर ही जाओगे, पोजीशन इधर से कैमरे की करेंगे। इस तरह से सेट की हुई है, लेकिन आपने बता दिया है वो भी काफी है। हाँ हाँ, जब इस तरह की लिमिटेशंस आ रही हो तो फिर इस तरह ज्यादा का आ आ रहा रहा है। चेंजेस कर सकती हूँ मैं। तो पहले मैम इंटर कैंथल डिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे। मैम स्केल से हो जाएगा या हमें उसकी जो हर होती है। होता है उसका, लेकिन हम इस वक्त तो अच्छा, इसका हम approximately नहीं कर बनाएंगे सकते ना, ना मैम। स्केल से ही करेंगे। अपने अप्रोक्सीमेटली करना है, चाहे नोज पेपर भी रखें आपने नीचे से कर दो। मैम ऑलमोस्ट 25 26 बन रहा है, 24 26 बन रहा है, 26 में इंटर कैंथल डिस्टेंस हो गया, फिर इंटर पिपली डिस्टेंस आ गया आपके पिपला से, ये जो आपने बताया वो उसका डबल ही होता है, उसका डबल होता है इंटर कैंथल डिस्टेंस का। आप करके देखेंगे, इसका डबल ही है। जैसे 32 प्लस माइनस 5 होता है ना, 26 में, हाँ इंटर कैंथल तो इंटर 26 आ रहे हैं ना। ऑलमोस्ट आपका आ रहा है 55 to 56 आ रहा है। इसके दोनों का ये स्केल से मेजर कर रहे हैं, स्केल से मेजर नहीं हो रहा, वो उसका बैठ नहीं रहा ना, मतलब वो इंच जो टेप होती है उसके साथ यानी कि ठीक है। वो ठीक रहेगा, ये बैठ नहीं रहा। इंटर कैंथल इंटर पिपली डिस्टेंस हो गया। उसके बाद मैम आपका
इंटरकैंथल डिस्टेंस हो गया जो सबने जेल का बहुत एला जो है एला के बीच की जो विड्थ है उसके लिए दोनों सेम होने चाहिए ये दोनों। हाँ जी, इसको मेजर करना है। हाफ होनी चाहिए, डोर्सम जो है ना, डोर्सम इसका हाफ हाफ होना होना चाहिए। ठीक है हाँ मैम, इंटरकैंथल और ये जो है ये दोनों बराबर होने चाहिए, Intercanthal, हाँ। जिससे कम जी हाफ होनी चाहिए। और इंटरप्यूबरिस की डबल होगी इंटरकैंथल की। कम ये ऑलमोस्ट 30 mm है। और वो भी ऑलमोस्ट 30 है ना इंटरकैंथल। इंटरकैंथल भी ऑलमोस्ट 30 है हाँ जी। अपर लिप और लोअर लिप के अपर लिप, लोअर लिप और जो आपकी बेटा मैग्री शो है ना, ये आपकी वर्टिकल मैग्री एक्सेस या उसको बताते हैं, ठीक है, वो आपने इसे नोट कर लेना है। फिर जो लैटरल जिनेसिज्म जो मैम कह रही थी कि ये 5 जो लाइंस आप ड्रॉ करते हो ना, उससे अगर लैटरली भी कोई आपकी एसिमेट्री है वो पता चल जाएगी मैंडिबुलर एंगल और उसके एरिया में। मैम ये ऑलमोस्ट ना क्या कहते हैं ये 15 mm ही है, जैसे आप कह रहे थे कि उसके हाफ होती है ना, जी वही है 15 और एक जो आपकी हेमीफेशियल माइक्रोसोमिया के अंदर ना, एक मुझे याद है कि ये न्यूजियॉन से डायरेक्टली लाइन नीचे आ रही है, इसकी एक परपेंडिकुलर आप ले जाओगे ईयर प्लेन्स को नोट करने के लिए। तो माइक्रोफेशियल हेमीफेशियल माइक्रोसोमिया में आपकी सारी जो लाइट साइड होती है ना वो इससे ऊपर गई होगी, यानी ईयर प्लेन आपका डिस्प्लेस्ड अपवर्ड होता है। ओके, हेमीफेशियल माइक्रोसोमिया। इसी तरह एंगल ऑफ मैंडिबल जो है ना दोनों, जिस तरह वो अगर इस उसमें है ना, ये कैंट के उसमें जो हम रोल में कह रहे हैं, एक पिच है ना, यो एक रोल है, तो कस्पिड के एरिया में इसको रख के पेशेंट को बाइट कराएंगे तो कैंट भी आएगा। और एंगल जो होंगे ना, जब एंगल दोनों को आप नोट करोगे ना एक उस पे, तो एंगल एक तरह, एक जो मैंडिबल एंगल होगा वो हल्का सा डिस्प्लेस अपवर्ड की तरफ। यानी ये देखो बेसिकली ये सारे जो अपनी वही बात है, लॉजिक है ना इसकी सिग्निफिकेंस आपने कि ये आपको कौन सी इंट्रोपोस्टीरियर बता रही है, डेफिशिएंसी बता रही है, या ये तो अभी जो मैम ने आपको देंगे तो सॉफ्ट टिश्यू एनालिसिस, ठीक है, तो ये आपको सॉफ्ट टिश्यू एनालिसिस है, या आपको क्या शो रहा है अंडरलाइन कोई स्केलेटल एब्नॉर्मलिटीज हैं या नहीं है, ये चीज बता रहा है, ठीक है। और इसी तरह मैंने कहा हेमीफेशियल का एक क्योंकि वो जो आपकी वो है वो क्या बता रही है, वो तो जो साथ सॉफ्ट टिश्यू एसोसिएटेड सॉफ्ट टिश्यू डिस्क्रिपेंसी है वो बता रही है, ठीक है। और जब फिर अब आप स्केलेटल के लिए आपने सेट करा के स्केलेटल की वो एपी और वो जो है ना वो सारा आपको उस पे, अब ये बेसिकली आपकी एसोसिएटेड सॉफ्ट टिश्यू डिस्क्रिपेंसी बता रहा है। सॉफ्ट टिश्यू एनालिसिस कर रहे हो ना, सॉफ्ट टिश्यू चल रहा है ना मैम। हाँ, अंडरलाइन upper lip को measure कर रहे टिश्यू। हो, ठीक है, क्योंकि ये आपसे तो ये जो भी चीज कर रहे हो ना बेटा, कर तो लोगे, सिग्निफिकेंस बेसिकली अगला सवाल ये होगा कि कर क्यों रहे हो, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्यों, ठीक है। मैम अपर लिप लेंथ सबने जेल से लेके मैम ऑलमोस्ट 22 mm है। और लोअर लिप लेंथ 42 to 43 आ रही है, ऑलमोस्ट 44 है, नॉर्मल है। ठीक है। ये सारा नॉर्मल फाइंडिंग्स भी आपने बताते जाना ताकि हाँ। पता चले कि आपने कैलकुलेट किए हैं ठीक ना। है। ठीक है मैम। यहाँ पर वही बात है कि लिख के पॉइंट्स अगर लिखे मैंने तो आगे लिखते जाना है, उसको हल्का हल्का सा ना टिक लगा के देख लेना कि ये नॉर्मल है, क्योंकि वो आपसे जब प्रेजेंट करेंगे तो मैम उनकी बात के नॉर्मल वैल्यूज भी ना आपने प्रेजेंट करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप इंट्रोलर पे आ जाते हैं। इंट्रोलर में आपने क्या क्या देखना है, इंटरनल में सबसे पहले इंटरनल डिस्टेंस को भी हम इससे मेजर करेंगे। ठीक है। फॉलो 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 नहीं वो कैसे करेंगे, हाँ ठीक है फॉलो 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 नॉर्मल जितना कोई सकते हैं नॉर्मल है ऑलमोस्ट 40 टिप से करते हैं ना 40 mm है ऑलमोस्ट मैम 40 mm। ठीक है, अच्छा। और अब उसके बाद कोई प्रॉब्लम अच्छा ये चीजें आप जब साथ साथ लिख रहे होते हैं ना तो याद भी साथ साथ करते हैं, क्योंकि जैसे आप कंफ्यूज हो रही थी स्क्रीन करने में कि लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा और वो चुप हो गए हैं, जब चुप हो जाते हैं तो इम्प्रेशन खराब हो जाता है। वही मैं कह रही थी, ये मैम ये लिखी हुई सर कहते हैं कि ये जबानी बताना जो है ना और उसके बाद भूल जाओ, उससे बेहतर है कि आप पढ़ के बता दो, लेकिन बता पढ़ने में भी लिखने में हाँ। राइटिंग ना समझ आ रही हो तो फिर ये मसला आ जाता है। हाँ ये है, लिखा ऐसा होना चाहिए। अच्छा मैं वही मैं इनको ये कहती कि पहले भी इनको मैंने कहती कि निमोनिक बनाए नो, ठीक है, यानी आप उसके अंदर आपने एक चीज ऐसी कोड वर्ड आपने बस लिख देना कि टाइम भी ना जाया हो, लेकिन वो लिखा भी मैं वाली बात है साफ सुथरा होना चाहिए और आपको याद हो कि हाँ जी ये मैंने ये लिखा था, तो उसको प्रेजेंट। और फिर बात वो आगे कि मैं कह रही थी कि प्रेजेंट करने के लिए ना बेटा एक बार करने में कभी नहीं आएगा, इसको लिख के घर जाके मिरर के सामने खड़े होके बार बार बोलना है। तो मैम वाली बात है कि इतना आपने खूबसूरती से लिया नहीं होगा जितना खूबसूरती से प्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट है। जितना खूबसूरत प्रेजेंट करोगे रेपुटेशन उतनी अच्छी बनेगी, आपका आगे भी काम उतना ही आसान होता है।
अच्छा, इंटरनल एग्जामिनेशन में बेटा आप लोगों ने ऑक्लूजन देखनी है, उसकी वो देखनी है, क्या कहते हैं, आपने इंटरसेजल डिस्टेंस देखना है, ओवरबाइट देखनी है, ओवरजेट देखना है, डेंटल मिडलाइन देखनी है, स्केलेटल के साथ मैच कर रही है नहीं कर रही है, सॉफ्ट टिश्यू मिडलाइन के साथ नोज के साथ मैच कर रही है नहीं कर रही है, डेंटेशन की हेल्थ देखनी है, कोई मिसिंग तो नहीं है, कोई क्राउन तो नहीं है, कोई क्रॉस बाइट्स वगैरह ओपन इन्फेक्शंस देखनी है। बिल्कुल मैम, इन्फेक्शंस पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई है, क्राउडिंग हो गई, मिसिंग हो गई, क्रॉस बाइट्स हो गई, हाई आर्क पैलेट देखना है, पैलेट हाई आर्क है कि नहीं है, उसके अलावा ब्रेसेस प्लेस हुए हैं, ये मेंशन करना है आपने। हाँ अगर ये आपने मेंशन ना किया तो भी लगेगा कि इन्होंने नोट नहीं किया। मैम इनकी प्रीमोलर की एक्सट्रैक्शन भी हो चुकी है। ठीक है, एक्सट्रैक्शंस ये लिखते हैं हाँ, आपने, extractions लिखनी है, बिल्कुल। एक्सट्रैक्शंस क्योंकि एक्सट्रैक्शन पैटर्न भी पूछते हैं, कि भी सवाल है, एक्सट्रैक्शन पैटर्न भी पूछते हैं, कैमोफ्लेज करना हो तो कौन सी एक्सट्रैक्शन करते हैं, मैं करनी हूँ ऑलरेडी पहले बायोमेट्रिक कोई कैरियर टूथ होता है जी, उसको कैसे कंपेंसेट करते हैं डेंटो एल्वुलर कंपेंसेशन देखनी है इसमें। जी, कर्व ऑफ विल्सन, कर्व ऑफ स्पी, ये इसमें भी आप थोड़ा बहुत नोट कर सकते हैं इंट्राऑरल। तो फिजिकल कैंट किस तरह से देखेंगे? मैम वो स्केल की स्केल से, हाँ, तो स्केल स्केल से से कहाँ रखते स्पैचुला हैं? से कहाँ रखते हैं, अभी मैंने बताया। मैम आप कस्पिड बेस को इसी प्लेन पे यानी कि आप रखेंगे ना, कस्पिड एरिया में रखते हैं, कस्पिड एरिया मोलर में एरिया यानी नीचे नहीं रखते, कस्पिड एरिया में रखते हैं, ऑपरेशन डिवाइड कराते हैं, ठीक है, तो फ्लूइड कैन तो पर कंपेयर किससे करते हैं? हाँ इंटरटिपली से ठीक है। अच्छा, कार्बोस्पी भी इसी तरह होगा कि आप वो posterior किसी side पे स्केल स्केल रख पे, के हाँ जी, और पोस्टीरियर आप उसको लेके जाएंगे स्केल से जो डीपेस्ट जो होगा टूथ का कस्प होगा उसके साथ मिलीमीटर में मेजर करेंगे। अच्छा, कस्पिड रिलेशन भी बेटा आपने नोट करना है, क्लूजन रिलेशनशिप भी नोट करना है, कस्पिड रिलेशन भी नोट करना है। कस्पिड रिलेशन दोनों साइड पे नोट करने का फायदा ये होता है, आपको ये पता चलेगा एक कस्पिड अगर एक साइड पे है, एक कस्पिड पिछली उससे थोड़ा सा पीछे है, मैम इसके ठीक है। कस्पिड रिलेशन पानी नहीं रहा। हाँ, तो बस ये आपने नोट किया, इसकी तो ओपन वाइट आ रही है, ओवर जेट वाइट है, ओपन वाइट है, ओपन वाइट है, ओवन बाइट भी तो मेंशन करना है ना आपने। हाँ, ओवर जेट भी क्रॉस बाइट भी मेंशन करना है, बल्कि क्रॉस बाइट आ रही है आई थिंक। पोस्टीरियरली क्रॉस वाइट है, एंटीरियरली ओपन वाइट, इसको क्रॉस पाइट है, ये जी, पोस्टीरियरली क्रॉस वाइट है, वो बिल्कुल सीजर वाइट है। मैम ये भी बता दो, पूछा था सीजर वाइट। ये जो ये अब आपने देख लिया ना, देखिए ये बिल्कुल ही एक साइड पे ऐसे हो गया, ठीक है, क्रॉस हाँ, वाइट relation होती नहीं है, है। फुल क्राउन इसको कहेंगे। फुल क्राउन, फुल क्राउन आपके वो जो है ना वो तो उस तरफ जा रहा है। अच्छा ठीक है, फुल का फुल कहते हैं क्राउन उस इसको। तरफ यानी कि जा रहा है। ऐसे सीजर वाइट ठीक है। उसके अलावा आपने टंग एबनॉर्मेलिटी भी इंट्राऑरली चेक करनी है, चेक करो, फुल जबान बाहर निकालें, मेंटोप्लोस वगैरह कुछ नहीं है। एयरवे असेसमेंट। एयर मैलम पट्टी कौन सी क्लासिफिकेशन है? हाँ, हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन। हाँ जी मैम, 1 है। 4 ग्रेड है ना इसके? हाँ जी मैम 1 है। तो इसमें क्या क्या नजर आ रहा है आपको? मैम सॉफ्ट पैलेट देखते हैं, यूवुला देखते हैं, और साथ में आपका क्या कहते हैं, posterior pharyngeal wall और anterior posterior pillars of osseous walls, चारों नजर आ रहे हैं। चारों नजर आ रहे हैं, 1 है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैंने बताया कि आपको पैथोलॉजी भी कोई अगर है किसी किस्म की, ठीक है, टोरॉय पड़े हैं वो देखनी है, ठीक है। पैलेट की राउंड है दांत, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड पैलेट तो नहीं है वो भी। अच्छा, जैसा मैम ने बताया ब्रैकेट्स लगी हुई है वो आपने बताना है, अगर उसके अंदर एक्टिव वो डली हुई है वायर वो भी बताना है, और अगर सर्जिकल वो डाली हुई है ना, और वो क्या होती है सर्जिकल हुक्स में फॉर ऑर्थोग्नाटिक सर्जरी, एग्जैक्टली, तो वो भी आपने बताने हैं, ठीक है, ठीक है। लिप डिस्क्रिपेंसीज कोई है प्लेन लाइन में देख रहा उसको। अच्छा, बाकी जनरल फिजिकल के अंदर पीएमजे का आपको मैंने बता दिया था ना, एग्जामिनेशन भी करना है आपने, ठीक है। जी मैम। वो आपने भी नहीं किया, वैसे आपको बता रही हूँ करना है, ठीक है। मैम मसल में कोई टेंडरनेस नहीं है और कंटाइलर मूवमेंट्स नॉर्मल है, ठीक है, क्लिकिंग साउंड लेकिन वगैरह, डेविएशन नहीं है। डेविएशन, लैटरल मूवमेंट्स। डेविएशन भी नहीं है। अच्छा, आपने माउथ ब्रीदिंग का भी हिस्ट्री में ना आपने नोट किया मैंने, उसमें कहा था मेरा नाक बंद हो जाता है, तो माउथ ब्रीदर तो हुआ ना, हाँ ऑटोमेटिकली, इसलिए मैंने पूछा था कि नाक से सांस लेते हो मुंह से सांस लेते हो, ठीक है। जिस तरह मुंह से स्पीच सांस प्रॉब्लम कोई है उसको आपने असेस किया है इसके होते हुए? अच्छा स्पीच का नहीं पूछा मैम मैंने, ये भी पूछना है आपको, क्या आपको बोलने में मुश्किल होती है, सांस लेने में, बोलने में, ईयर प्रॉब्लम्स, इसको अफेक्ट करते हैं ना, एयरवे को भी, स्पीच को भी affect देखो करते हैं। आप एयर स्पेस डिक्रीज हो जाती है ना, बीपीआई सारा कुछ से रिलेटेड आपने सारी हिस्ट्री लेनी है, ठीक है।
और सिंड्रोमिक कोई और भी सिंड्रोमिक जैसे मैम कह रही थी वो भी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के ऊपर भी, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में भी और किसी किस्म की कोई डिस्क्रिपेंसी कोई वो होती है सिंडिकली या इस किस्म की कोई और रिलेटेड कोई भी फीचर है वो भी आपने जनरल फिजिकल मेडिकल हिस्ट्री में स्पेशली कार्डियक हिस्ट्री को फोकस करना है क्योंकि ज्यादातर सिंड्रोम्स के साथ कार्डियक इशू होते हैं या मेंटल कोई लर्निंग डिसेबिलिटी ये उन्हें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में बताया था तो भी आपने एक साथ चलें जी डॉक्टर साहब आप आ जाए कोई तो आ जाए मैम ऑनलाइन लाइना जवाब नाम रखी ऑनलाइन लैटरी साहब जा सकते हैं इनको ये लैटरी साहब है हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में ना लैटरी साहब इनको ये मुझे पहले तो आप ये बताएं ना इसके बाद फर्दर प्रोसीड कैसे करेंगे। मैम इस टाइम पेशेंट का कंसर्न ये है कि उसकी एक दफा सर्जरी हो चुकी है, डायरेक्ट हाइपरप्लेजिया से रिलेटेड सर्जरी हो चुकी है। उसके बाद उसका ये था कि उसकी यानी कि फ्लूइड मेंटेन नहीं थी, वेल अलाइंड टीथ थे पेशेंट का, जो कि इसको ऑर्थोडोंटिकली करेक्ट किया जाता है। उसके लिए फिर मैम पूरा आपका आप वर्कअप क्या क्या करवाएंगे। मैम इसमें हम पेशेंट का सेल्फ एनालिसिस, उसके बाद मॉडल एनालिसिस होगा पेशेंट का, ठीक है। इसके अलावा फोटोग्राफ्स होते हैं, फोटोग्राफ्स होंगी, कास्ट एनालिसिस होगा, फ्रंटल व्यू, लेटरल सेल्फ वगैरह उसमें आ गया, कास्ट एनालिसिस। अच्छा मैम इसमें भी तो आपको हम इसमें प्री सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक्स वो तो नहीं बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे आप तो वही तो मुझे नहीं, और आपने ग्रोथ असेसमेंट इसके अंदर आपने करनी थी नहीं तो इसकी सर्जरी हो नहीं चुकी, अब हमें दोबारा इसको सर्जरी कर लेके तो जाना। अभी एसिमेट्री की चीफ कंप्लेंट क्या है, एसिमेट्री तो उसको नहीं करेक्ट करना है और अगर सर्जरी के बगैर कर देंगे आप। अगर प्री सर्जरी की तरफ फॉर एग्जांपल प्री सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक्स हो चुकी है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि प्री सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक्स में क्या क्या हुआ है, क्या क्या होता है प्री सर्जरी 7 बातें होती हैं। हाँ प्री सर्जरी मैम एक तो ये कि आप अलाइनिंग लेवलिंग हो गई, अलाइनमेंट हो गई, अलाइनमेंट हो गई, उसके बाद मैं वही कह रही हूँ बेचारी को पूछे जा रहे हैं आप इसको एक बंद करके ना ऑनलाइन कर लेते मैम ऑनलाइन भी लेते हैं इन्वेस्टिगेशन वाला स्टेप तो करवाया है। ठीक है शायद यही केस वाइवा में फेस किया हम दोनों ने यही केस था। लेवलिंग हो गई, उसके बाद लेवलिंग एक हो गई, अलाइनमेंट साथ का ये मैंने साथ कंपनसेशन हो गई, बिल्कुल ठीक है बेटा। उसके बाद आपका जो है आज कोऑर्डिनेशन आज कोऑर्डिनेशन हो गई, ठीक है बेटा और इसके अलावा आपकी जो स्पेस में प्रॉब्लम को जो हम हाँ ठीक है हो गया। और इसके अलावा ये तो 4 पॉइंट्स रहे थे, आज कोऑर्डिनेशन, डिस्क्रिपेंसी, ये डिकम्पनसेशन हो गई, लेवलिंग हो गई, अलाइनमेंट हो गई, प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम हो गई एक्सपेंशन चाहिए एक्सपेंशन अगर चाहिए तो वो डिजिटलाइजेशन ऑफ मॉलर्स हो सकती है। डिजिटलाइजेशन ऑफ मॉलर्स। यानी ये सारी चीजें अच्छा अब ये आपने देखना है कि अगर हुई भी है तो फिर तो ठीक है, लेकिन आप अगर आपसे एग्जाम में वो पूछ रहे हैं ना तो आपने तो बताना है ना, आपने तो करना है चाहे जो भी उसकी हुई है, यहाँ तो हुई भी है प्री सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक्स तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या क्या हुआ है, ठीक है। अगर नहीं पता तो आपने ये बोलना है कि प्री सर्जिकल नेक्स्ट स्टेप वुड बी प्री सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक्स, नेक्स्ट स्टेप वुड बी एसटीओ, नेक्स्ट स्टेप वुड बी सर्जरी अकॉर्डिंगली, नेक्स्ट स्टेप वुड बी मतलब उससे पहले फाइनल एसटीओ, फिर उसके बाद सर्जरी, फिर उसके बाद पोस्ट सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक्स तो आपने अपना पूरा स्टेप वाइज आपने उसी तरह ही चलना है। अच्छा प्री सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक्स कास्ट एनालिसिस में आपने क्या क्या देखना है, ओपीजी में क्या क्या देखना है आपने, ओपीजी में क्या क्या देखना है आप ये बताएं। मैम ओपीजी में हमने एक तो ये कंडाइल का स्टेटस उसमें देखेंगे कि उसमें यानी कि और आपकी डेविएशन शो होगी। अभी तो नाला हाइपरप्लेजिया का तो फॉर एग्जांपल तो उस दिन भी मैंने अगर डॉग्स का तुमने इसका मतलब नहीं देखा डॉग्स के अंदर जी सर्जिकल ट्रेसिंग होती है ना, आपकी सर्जिकल ट्रेसिंग ऑब्जेक्टिव कहते हैं उसको, एसटीओ का मतलब होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव एसटीओ, ठीक है। उसके अंदर ये वो बात में करते हैं अभी मैम ने जो सवाल किया तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल कि अगर कंडाइल हाइपरप्लेजिया है तो आपने कंडाइल की लेंथ, उसकी विड्थ, रेमस की विड्थ, उसकी हाइट, फिर आपकी ये जो एंटीगोनल नॉच है, फिर तीसरा मैम कह रही है रोल पिच, यॉ, आपकी जो इंफीरियर बॉर्डर की सिमेट्री है वो, आपकी डेंटोयूलर आर्चेस, सबसे पहले तो वही जो भी आपकी मल्टीपल टीथ है जो भी ये सारी चीजें इन्फेक्शंस की क्या वैल्यू है। इंफेक्शन में बीएसएस से रिलेटेड क्या आपका ये है कि आपने एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर आपने इंस्ट्रक्शन करनी होती है। अगर फॉर एग्जांपल एट द टाइम ऑफ सर्जरी है, अगर फॉर एग्जांपल टाइम ऑफ सर्जरी है तो फिर मैं उसमें भी कर सकते हैं। क्या करेंगे फिर, कैसे करेंगे, क्या मॉडिफिकेशन आ जाएगी आपकी सर्जरी में। मैम आपका जो कट से रिलेटेड है, अगर कट से वर्टिकल related कट है आप थोड़ा मेरे ख्याल से ठीक है, मॉडिफिकेशन है उसकी, वर्टिकल कट की जो आप प्लेस करते हैं। वर्टिकल कट कहाँ प्लेस करते हैं इसमें, मैम सेकंड मोलर के एरिया में आता है ना। एक्सटर्नल ऑब्लिक प्लेस के रेफरेंस पॉइंट से आप देखें कि कैसे कितना मीडिया जाते हैं कितना लेटरल जाते हैं।
1 to 2 मिलीमीटर मीडियम भी आते हैं उसके। ठीक है। अगर हम उसको ज्यादा लेटरल जाएंगे तो उसका बक्सीनेटर डैमेज होगा या बकल आर्टरी का ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, और ज्यादा मीडिया जाते हैं तो लिंगुअल आर्टरी लिंगुअल आर्टरी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। तो आपने अगर जब इम्पैक्टेड पड़ा होगा तो उसके अकॉर्डिंगली आपने मॉडिफाई किस तरह से करना है उसका जो कोरोनेक्टमी पहले कर देते हैं। हाँ कोरोनेक्टमी करके बाकी छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद कट लगा के बिल्कुल कट बाहर होगा ताकि वो उसके उसी के अंदर से गुजरता हुआ जाए, वरना बैड स्प्लिट हो जाएगा। ये आपने की बताई। इसका जो अगर आप एट द टाइम ऑफ सर्जरी कर रहे हैं तो आपने ऐसे करना होता है कि आपने कोरोनेक्टमी पहले करके, ठीक है, कोरोनेक्टमी करनी होती है। हाँ थर्ड बॉर्डर की कोरोनेक्टमी अच्छा ठीक हो गया। ठीक है। उसके बाद आपने जो कट्स दिए हैं और लिंगुअल कट जो होते हैं ना वो आप इस तरह मतलब इस तरह से देते हैं कि वो जो सॉकेट है ना उसके साथ बन जाए ताकि वो बैड स्प्रेड ना हो। ओके, बैड स्प्रेड को वाइट करने के लिए। और फिर अगर आप मेरे ख्याल में बूट्स तो छोड़ देंगे मुझे हाँ boots छोड़ तो मैंने अभी ऐसा केस नहीं देखा। क्योंकि उसकी थिन इतनी बोन होती है कि हम उसको जब एक्सट्रैक्शन एट द टाइम सर्जरी करेंगे तो वो फिर बैड स्प्लिट और फ्रैक्चर होने के चांसेस उसमें आप सिर्फ कोरोनेक्टमी करेंगे। अच्छा चले अब कोई और बताए भाई। बहुत अच्छा मैडम वेरी इंफॉर्मेटिव, हमें पहले इतना बिल्कुल आइडिया नहीं था। अभी अभी तो अभी आपसे जो क्वेश्चन हैं वाइवा क्वेश्चन को हम करते हैं, लेकिन अभी पहले आपसे बताएं कास्ट एनालिसिस नहीं ओपीजी पे मैम ने पूछा क्या क्या देखेंगे। अभी मैं हाइट ही नहीं देख सकती। मैंने बताया वो सब, वो भी जो मैं यही पूछ रही हूँ। रेमल हाइट देखेंगे। रेमल हाइट कैसे पता चलती है आपकी लोअर बॉडी की हाइट कैसे, आपके जो एंगल है इंफीरियर बॉर्डर उसे लेके मैक्सिलरी साइनस की वॉल तक आप एक जगह नोट करते हैं, फिर उसको कंपेयर करेंगे दूसरी साइड से, तब आपको पता चलेगा कि आपकी मैंडिबल बॉडी या वो जो बेसल बोन है वो इंक्रीज्ड है नहीं है। हाँ उसका भी आपने देखनी होगी। ठीक है। कंडाला हाइपोप्लेजिया मैंडिबल नॉच होती है वो आपकी डिसअपीयर तकरीबन डिसअपीयर्ड होती है। इसी तरह आपका मैंडिबल बॉडी और आपकी जो रेमस होती है उसकी विड्थ इंक्रीज्ड होती है अगर हॉरिजॉन्टली हो रही है। बायलैटरल एंटीगोनियल नॉच को जी सब कुछ लिखा है आपको सारी रेफरेंसेस पे देखूं अगर अपनी लिखा हुआ है। एक बुक से नहीं करना होता, मुख्तलिफ जगहों से इंटरनेट से हर जगह से कलेक्ट करके एग्जाम पास करना होता है, ऐसे नहीं होता। कोई चीज एक बुक में होगी तो दूसरी में नहीं होगी। अब उसमें ओपीजी में बाकी जैसे सबको पता है कि टीथ की जितने भी टीथ आ रहे हैं उनकी कंडीशन मॉडिफिकेशन सर्जरी टाइम पर मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है। इसके बाद अब फर्दर और कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन हम करवा सकते हैं, कोई आंसर देगा? कोई देगा। अंबर आप दो बेटा। अंबर आवाज आ रही है? जी जी मैम। जी बेटा आप बताएं अब इसके आगे हम क्या कराएंगे। हमने ओपीजी कर लिया, लैटरल सेट में क्या क्या चीजें देखेंगे? मैम लेटरल सेट में एपी डायमेंशन देखेंगे, रिलेशन ऑफ मैक्सिला टू द क्रेनियल बेस एंड रिलेशन ऑफ मैंडिबल एंड मैक्सिला कंपेयर्ड टू ईच अदर। डेंटल प्रोफाइल देखेंगे। बच्चों मुझे वैल्यूज बताओ ना। एसएन देख लिया, एचएन भी देख लिया, एएन भी देख लिया। एसएनए देखेंगे, एसएनए एसएनबी देखेंगे और एएनबी देखेंगे मैम कि डेंटल और मैंडिबुलर मैक्सिला की जो आपस का एंगल है वो डेंटल प्रोक्लिनेशन है यानी प्रोग्नेटिज्म है। ठीक है। ये तो सैजिटल प्लेन में आ गया। मैंने आपको पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि आपने तीनों प्लेन्स में देखना होता है। मैकनमारा तीनों का बताएं। सैजिटल प्लेन में भी, वर्टिकल प्लेन में भी, आपने ट्रांसवर्स प्लेन में भी देखना होगा। तो आपने क्या क्या देखना है इसके बाद? ये तो सैजिटल डेफिशिएंसी आ गई आपकी एंटीरियर पोस्टीरियर में ना। तो ट्रांसवर्स में आप क्या देख सकते हैं? क्रॉस वाइड देख सकते मैम हैं। लेटरल सेट में ट्रांसफर्स को कैसे असेस करना है इसका मुझे आइडिया नहीं है। लेटरल सेट में किसका आइडिया नहीं है? ट्रांसफर्स को कैसे असेस करेंगे? लेटरल सेट में ट्रांसफर्स के लिए नहीं है, बहुत सैजिटल और वर्टिकल के लिए है। और ट्रांसफर्स डिस्क्रिपेंसी के लिए आपकी ट्वीट एनालिसिस की है और मैकनमारा एनालिसिस की है। तो और वो उसका यही फायदा है कि मिलीमीटर्स में आपको यानी जो एंगुलेशंस है ना उनको मिलीमीटर्स में एंटीरियर पोस्टीरियर में कन्वर्ट करके बताते हैं। तो बाकी ये कि वैल्यूज तो सब नहीं याद की होंगी, इसमें टाइम नहीं जाया करते। आपके जो वाइवा क्वेश्चंस रहता है इंटरप्रिटेशन तो आपका बता देंगे। हाँ तो इसकी क्या वैल्यू है कि पोस्टीरियर फेशियल हाइट और एंटीरियर फेशियल हाइट उसको हमने कैसे कंपेयर करना है लेटरल सेट में? मैम लेटरल सेट में ये तो मुझे नहीं आइडिया, मुझे सिर्फ एंटीरियर और पोस्टीरियर फेशियल हाइट का ये आइडिया कि हाई एंगल केस जो होता है जो क्रेनियल बेस का मैंडिबुलर प्लेन एंगल के साथ बन रहा है उसमें मोस्टली एंटीरियर फेशियल हाइट ज्यादा होती है, और जो लो एंगल केसेस होते हैं उसमें एंटीरियर फेशियल हाइट कम होती है, पोस्टीरियर फेशियल हाइट ज्यादा होती है।
ठीक है, वर्टिकल एनालिसिस में इजीएस्ट यही है कि आप कह दें मैंडिबुलर प्लेन एंगल फ्रैंकफर्ट प्लेन से अगर हाई होता है 32 से ज्यादा होगा तो वो हाई एंगल केस होगा। लॉन्ग फेस सिंड्रोम होगी वो। लॉन्ग फेस में आपका ओपन बाइट होती है मोस्टली, वर्टिकल में यही होती है। और ओपन बाइट या अगर कम है तो वो डीप बाइट होगी। तो 32 से कम होगा तो डीप बाइट होगी। तो ये वर्टिकल एनालिसिस हो गया आपका। तो बाकी जो फ्रंटल सेट का मैम ट्रांसफर्स है उसकी पूरा ये जो मैम बता रही है विड्थ एनालिसिस है। इसके अंदर आपका ऑर्बिटैल आता है, आर्टिकुलर आता है और गोनियल आती है। गोनियल कहते हैं सर उसको। वो फ्रंटल सेट ओके ओके उसकी ठीक है। अलग वैल्यूज है, वो आपको बता देंगे। वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, वो कम होगा तो डेफिनेटली बेस ऑफ द क्रेनियम से जो ओके रिलेट कर होते हैं, बेसेल पॉइंट होता है पीछे। तो जी ये जी सारे जो जी पॉइंट्स हैं वो चलो आपने रट्टा भी लगा देना है और जो है ना वो ज्यादातर पूछे नहीं जाते इनकी। बस ठीक सिग्निफिकेंस ज्यादातर एसिमेट्री को शो करता है, हमें एसिमेट्री पता चलेगा। और जो है ना इसमें आपको सीबीसीटी का क्या रोल है इन्वेस्टिगेशंस में फर्दर आप चलें तो और भी हम मल्टी स्लाइस क्यों करवाते हैं, मल्टी स्लाइस सीटी स्कैन, सीबीसीटी क्यों करवाते हैं, ये कोई बताएगा? नहीं सॉरी मैम, इसकी डिटेल नहीं मुझे पता। आईडी नर्व, आईडी के नाम पे आईडी के नाम की एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ आईडी नर्व जो है वो सीबीसीटी में मैम लैटरल से वगैरह ये इनका जो है ना इसकी बेटा फेशियल एंगल जो है एसएनए जिस टाइम बता रही है एसएनए एसएनबी एमपी ये मैं शेयर कर दूंगी कि क्या क्या वैल्यूज आपको पता नहीं चाहिए उनकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है। फेशियल एंगल हो गया जिस टाइम, फिर लॉन्ग इम्पा होना चाहिए, लॉन्ग फेस है, सैडल आपके एक वो होता है जो आपके आर्टिकुलर और आर्टिकुलर से लेके आपकी इधर तक आता है एस तक, और एस से लेके न्यूजियम तक ये एंगल आपका बनता है। ये सारी जो है किसी को इसका मैनेजमेंट प्लान में मेलकम हैरिस में इन सब का मैनेजमेंट प्लान अकॉर्डिंगली जैसे मैं लॉन्ग फेस सिंड्रोम बता रही हूँ उसमें फिर 4 आगे आ जाते हैं, वीएमई प्लस वीसीई वर्टिकल चेन एक्सेल या वीएमई है सिर्फ या आपका पोस्टीरियर वो उसमें 4 फिर वो है उनके हिसाब से उनकी मैनेजमेंट प्लान है, ट्रीटमेंट प्लान उसके हिसाब से है। ये मेलकम हैरिस में मैं वही कह रही थी कि ये हम एक बार पूरा डिस्कस कर लें, फिर जो आपकी टेक्निक्स प्लस आपके जो ट्रीटमेंट प्लान अकॉर्डिंग टू दी जो आपकी वैल्यूज है वो हम एक फिर दोबारा एक करेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ इस लॉन्ग केस को एक लेके चलते हैं क्योंकि वहां पे सवाल आपका सिर्फ एक रिलेटेड टू इंडिविजुअल केस। चलो मैम क्या पूछना सीबीसीटी में इस पेशेंट में जैसे हम क्यों करवाएंगे, इस पेशेंट के अकॉर्डिंगली अगर चले हम तो सीबीसीटी में आपने सही जवाब दिया कि इंफीरियर एल्वियोलर नर्व की लोकेशन पता चलती है। वो डिस्टेंस कितने परसेंट लोगों में एक रेंज होती है ना कि इसमें किसी में उसका लिंगुअल कॉर्टेक्स है या बकल कॉर्टेक्स है उसका डिस्टेंस। तो जब ऊपर से हम नीचे चलते हैं तो ऊपर जो बकल कॉर्टेक्स से इंफीरियर मैंडिबुलर के नर्व का होता है 2 मिलीमीटर होता है। फिर 4 6 करते करते नीचे तक जब आएंगे लोअर बॉर्डर तक वो 22 तक होगा। तो इसलिए जो आप कट देते हैं ना वो तकरीबन आप एक बर की लेंथ का देते हैं, और बर की लेंथ सॉरी मोटाई, और बर की मोटाई कितनी होती है, मोटाई की कह लो थिकनेस ऑफ बरी कह लो वही डाया 2 मिलीमीटर तक होती है। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट बेसिकली ऑल्टरनेटिव में अब जो वाइवा के सवाल है ना जो ये मैम जा रही है जो आईडी जैसे हो गई है आपकी जो ये है ये बेसिकली ये जो मैं हमेशा कहती हूँ पर्टिनेंट एनाटॉमी अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल केस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका तो लाजमी जैसे मैम ने कहा आईडी नर्व इसी तरह से आपसे पूछे कि टेरिगॉइड प्लेक्सिस कहाँ पे पड़ा हुआ है, ऑस्टियोटोम 10 मिलीमीटर के अंदर लेके जाते हैं, 15 तो आपने सेफ जोन छोड़नी होती है, 25 मिलीमीटर पे टेरिगॉइड पड़ा, टेरिगॉइड प्लेक्सिस पड़े हैं, ये चीज है। नेजल टेरिगॉइड प्लेक्सिस में इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स क्या पड़े हैं, नेजल फ्लोर जब काटते हो कितनी 10 मिलीमीटर तक काटते हो उससे आगे नहीं लेकर जाते हैं, लैटरल ये भी ठीक है। चलिए तो आगे सर्जरी में ये पॉइंट्स पर्टिनेंट एनाटॉमी सीबीसीटी में आपके जो है ना सीबीसीटी बेसिकली मैम का पूछने का आपसे था कि बीएसएसओ में हम सीबीसीटी आईडी की नर्व के लिए क्योंकि उसकी एनाटॉमी पर्टिनेंट एनाटॉमी क्योंकि कट्स और फिर वो कहाँ पर पड़ी है और ये चीजें मैम इसके थ्रू हम विजुअल सर्जिकल प्लानिंग भी करते हैं ना सीबीसीटी के थ्रू। हाँ वो आगे आएंगे कि आपने रिसेंट हमने आगे मॉडिफिकेशंस क्या है उसकी विजुअल प्लानिंग कैसे करेंगे। सीबीसीटी करते हैं सीटी करते हैं बेटा, सीबीसीटी में सीटी है मैम, सीटी स्कैन है उसके बाद उसकी डीडीसीटी के थ्रू, और विजुअल प्लानिंग तो अलग कंप्यूटराइज्ड होगी, वो एडवांसेस में आएगा ना, एडवांसेस में आएगा। आप बोल सकते हो क्योंकि कराची वाले पूछते हैं, कराची वाले अगला हाँ कराची वालों का अगला सवाल होता है कि अभी आपने ग्रोथ असेसमेंट का नहीं बताया, अब जैसे अगर अंबर बता दें कि नेक्स्ट अब ग्रोथ असेसमेंट भी अगर फॉर एग्जांपल आप कराना चाहते हैं जैसे आपने ये इस टेस्ट की कितनी है स्पेसिफिक कितनी है, तो अगर वो कम है तो फिर जाहिर है हम उसको रिपीट करेंगे।
क्योंकि एक टेस्ट में हम रिलाई नहीं कर सकते उसको, या फिर हम दूसरे टेस्ट की तरफ जाएंगे। इन्फेक्शन के अंदर ईएसआर आपका रेज्ड होता है, वो किसी भी इन्फेक्शन में रेज्ड होता है, तो उसकी सेंसिटिविटी इन्फेक्शियस उसके लिए हाई है, वो सेंसिटिव है, स्क्रीनिंग टूल है, लेकिन स्पेसिफिसिटी नहीं है। अब आपको इन्फेक्शन एग्जैक्ट वायरल है या फॉर एग्जांपल है बीएचसी है, तो उसके लिए आप एंटी एचएसजी कराते हैं जो भी, तो वो आपका स्पेसिफिसिटी उसकी ज्यादा, यानी कोई भी टेस्ट की सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी स्क्रीनिंग अगर वो है कितनी उसकी, तो वो सेंसिटिव होता है, और कितना स्पेसिफिक है उसको। जैसे सीबीसी हम करवाते हैं वो सेंसिटिविटी ज्यादा है, स्पेसिफिक हम उसके बाद। जी अंबर बेटा, हम आपसे पूछ रहे थे कास्ट एनालिसिस का। उसमें सीबीसीटी के बाद आपका वर्चुअल प्लानिंग के पे आए थे, तो वर्चुअल प्लानिंग से क्या हमें क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, हमारा गोल क्या है, हम क्यों करवाते हैं? मैम वर्चुअल प्लानिंग का ये है कि वो या तो इंट्राओरल स्कैनर के साथ जो आपका 3D CT से स्टीरियोलिथोग्राफिक मॉडल के साथ हम उसको सिमुलेट कर सकते हैं, और वो जो ह्यूमन एरर्स हैं जो मॉडल को फैब्रिकेशन वगैरह में वो है, वो हमें कैट कैम से वो हम अवॉइड कर सकते हैं। पॉसिबल रिस्क हमें पता चल सकते हैं, आफ्टर आउटकम्स जो हमें पहले ही पता चल जाते हैं, आप और फाइनल हमारे पास जो लुक आएगी उसमें हम मॉडिफिकेशन जी कर सकते हैं, वेफर प्रिपेयर जी कर सकते हैं कैट कैम से, अपोजल वेफर्स प्रिपेयर हो सकते हैं। इसके स्टेप्स भी बेटा लिखे हुए मॉडल में, वो भी पूछते हैं, जी जी तो वो स्टेप जी बाय जी लिखा हुआ है कि वो आपने पहले सीटी कराते हैं, फिर उसकी एक्विजिशन करते हैं, फिर वो उस तरह से, ठीक है जो हाँ वो पूरे स्टेप्स जो है ना वो पूछते हैं कराची में। बिल्कुल। कास्ट एनालिसिस, हाँ कास्ट एनालिसिस में क्या क्या कराएंगे बेटे? मैम कास्ट एनालिसिस में तो साइज टू साइज डिस्क्रिपेंसी को हम चेक करते हैं ना, जिसको बोल्टन बस एनालिसिस कहते हैं। बस बच्चे, अ, अ, पहले हम मैक्सिला को देखेंगे, मैंडिबल को, उनके रिलेशनशिप को देखेंगे। मैम वो बॉर्ड में भी लिखा हुआ है, मैंने इसका वो बनाया था, कर्नल अता BMTC, यानी CATTA BMTC, ठीक है। सी से जो है वो आपका पता चलता है कर्व ऑफ ऑक्लूजन, ठीक है। ए से आपकी आर्च लेंथ मेजरमेंट, ठीक है। फिर टी से आपका टूथ साइज एनालिसिस, टी से टूथ पोजीशन पता चलती है, ए से फिर आर्च विड्थ एनालिसिस है, बी से बकल टूथ टिपिंग है, कर्व ऑफ विल्सन जैसे कहते हैं। फिर एम से मिसिंग ब्रोकन या क्राउन टीथ है, टी से फिर टूथ आर्च सिमेट्री, और सी से फिर कस्पिड मोलर रिलेशनशिप। कर्व ऑफ ऑक्लूजन जो है वो आपको पता है, कर्व ऑफ स्पीड जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये आपका जो है ये फ्लैट होता है, या फिर 1 to 2 मिलीमीटर हल्की सी कंकैविटी में आता है, ठीक है। और इसके लिए इससे का सिग्निफिकेंस ये है, हर चीज का मतलब वो बात करके सिग्निफिकेंस पता होना। तो कर्व ऑफ स्पीड, कर्व ये जो ऑक्लूजन है हम इसलिए नोट करते हैं कि आपने देखना होता है इसको लेवल करना है ना, या 1 to 2 मिलीमीटर, क्योंकि बेसिक हमारा या स्टैटिक का ये ऑक्लूजन है, ठीक है। तो जब आप इसको लेवल करने लगते हो, तो अगर आप ऑर्थोडोंटिकली करना चाहो तो अगले जो दांत है ना वो 0.6 to 1 मिलीमीटर आगे जाएंगे, जितना भी आप कर्व ऑफ स्पीड लेवल करना चाहेंगे। तो अब 2 मिलीमीटर से आगे अगर आप अपने दांतों को लेके जाओगे तो वो अनस्टेबल हो जाएंगे। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि मैंने इसकी सेगमेंटरी वो सब एपिकोलोस्टोमी करनी है, सर्जरी करनी है, तो क्या करना है, कैसे करना है, फिर वो हम सर्जरी पे चले जाते हैं, ठीक है। इसी तरह आर्च लाइन मेजरमेंट जो है वो आपको कर्व ऑफ स्पीड का भी इसमें अगर 2 to 3 मिलीमीटर से ज्यादा है, वैसे तो हम ऑर्थोडोंटिकली कर सकते हैं, इंट्रूजन कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 3 से ज्यादा है तो फिर हमने उसको सब एपिकोलोस्टोमी करके इंट्रूजन ऑफ इंसाइजर्स करना है। हम से ये बता रही हूँ ना कि 2 मिलीमीटर से ज्यादा आप उसको नहीं कर सकते, इंट्रूजन नहीं कर सकते, फिर वो अनस्टेबल है, नहीं कर सकते, आप सब एपिकोलोस्टोमी, ठीक है। इसी तरह आर्च लेंथ मेजरमेंट्स है वो आप कैसे नोट करते हैं, कैसे नोट करते हैं अंबर? मैम वो मीजियो डिस्टल बिट्स ऐड करते हैं ना, नहीं, वो तो बोल्टन ऑफ एनालिसिस, फ्रॉम फर्स्ट। वो तो आपको बोल्टन एनालिसिस आ जाता है ना आपका, वो आप टूथ साइज एनालिसिस में करते हैं, या आप वायर रख के चेक करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आप वायर को बेजल बोन को और टूथ की जो मीडियल डिस्टल डायमेंशन है ना उन दोनों को नोट करते हैं, उससे आपको पता चलता है आपको एक्सट्रैक्शन की जरूरत है कि नहीं है, ओके ठीक है। तो साइज एनालिसिस के ठीक अंदर है फिर आपका बोल्टन एनालिसिस आ जाता है, बोल्टन एनालिसिस अपर 6 और लोअर 6 को जो आप करते हैं, ठीक है। और ठीक है। मैम एंटीरियर आर्च, फिर एक होता है एंटीरियर इसके रेशियो 3:3 होता है। जी बेटा सॉरी अंदर, एक बोल्टन एनालिसिस है, एक मैम बोल्टन एनालिसिस में दो हैं, एक इंटीरियर रेशियो है और एक फर्स्ट मोलर टू फर्स्ट मोलर है। और जो इंटीरियर रेशियो है वो 77 से अगर कम हो -2 तो इसका मतलब है कि मैक्सिलरी टूथ एक्सेस है। जी बेटा।
ठीक है, और एक इसके अंदर ये भी है, वार्ड बुक में लिखा हुआ है, पुरानी वार्ड बुक में एक बोल्टन एनालिसिस है, एक बोल्टन रेशियो है मेरा नाम, वो अपर दांतों को करके उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं 1 पॉइंट, उनके सम को मल्टीप्लाई करते हैं 1.3 से। हाँ, वो इक्वल होनी चाहिए अपने, है ना, वो अपर आर्च के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगी उसमें। कास्ट एनालिसिस एक और हम फेसबुक भी कर सकते हैं, तो लेकिन उसमें ये है कि इस केस में तो फेसबुक की जरूरत नहीं है, सिंगल जॉ सर्जरी के लिए भी नहीं होती। उसके लिए अगर हम 2 जॉ सर्जरी कर रहे हैं तो उसके लिए फेसबुक एनालिसिस भी होती है। जी मैम, वो मॉडल है जी, ये कास्ट एनालिसिस के बाद आप जैसे मॉडल सर्जरी पे आते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसकी मॉडल सर्जरी का भी आपको पता है, कास्ट एनालिसिस में भी ये सारी बातें हैं, फिर लंबा चले जाएगा। ये सारी जो मैंने आपको लिखी है सबके अंदर की सिग्निफिकेंस है कि कैसे नोट करना है, उसका सिग्निफिकेंस भी है। फिर आप जब मॉडल सर्जरी की बात मैम कर रहे हैं तो फेस को ट्रांसफर होता है, आप उसको अपनी माउंटिंग करते हैं। अच्छा, माउंटिंग करने के बाद भी ये भी मॉडल सर्जरी का भी पूछते हैं कि मॉडल सर्जरी कैसे करते हैं। ठीक है, तो वो आपने क्या करना होता है, जब आपने कर लेते हैं उनको माउंट कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं अंबर? मैम माउंट करने के लिए वो ये कहते हैं कि आपने पहले तो जो भी मॉडल है उसको नीचे से फ्लैट सरफेस करके उसके बाद उसको माउंट करें आप आर्टिकुलेटर पे, और फिर उसके बाद उसमें मार्किंग्स लगा दें, 3 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल। तो उसके साथ आपको अंदाजा होगा कि हमने इसको कितना सेगमेंट को आगे किया कितना पीछे किया। मार्किंग करते, बिल्कुल मार्किंग कहाँ कहाँ पे करते हैं बेटे जी? मैम 5 mm 5 mm के गैप से बिल्कुल बिलो दी लोअर मॉडल और अपर मॉडल बिल्कुल 5 mm, अगर इसको जो है मैं इसको 3 लाइन। बता दूं कि 3 रेफरेंस लाइंस लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल लगाते हैं, 5 मिलीमीटर अपार्ट लगाते हैं। बेस्ट ये है कि अगर आप केनाइन का एरिया ले लो, प्रीमोलर का ले लो और एमोलर का ले लो, ताकि एट द टाइम ऑफ सर्जरी भी आपको जो है वो रेफरेंस पॉइंट्स मिल जाए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप जो मॉडल सर्जरी कर लेते हैं तो पहला जो है ना, आपने क्या करना होता है, अगर मैंडिबल को, वो कहते हैं प्रेफरेबली ये है कि मैंडिबल को पहले आप मॉडल उसकी मॉडल सर्जरी कर लें या उसको आप हिला लें और मैक्सिला को बाद में हिला लें। अगर मैंडिबल को पहले कर लेंगे तो फिर आपने क्या करना होता है, मैंडिबल की आगे जो भी रिपोजिशनिंग करनी है, जितनी भी वर्टिकल जो सामने जो इंसाइजल टिप है ना, इंसाइजल सॉरी वो टिप कह रही मैं, वो क्या कहती हूँ, इंसाइजल पिन, वो नहीं आपकी हिलनी चाहिए मैंडिबल की उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि जी जी वर्टिकल आप मैंडिबल को कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको नहीं हिलनी सही चाहिए, है। बेसिक इसके अंदर ये जो बेसिक उसकी वो बात पूछना है। एक ये जो लाइन है रेफरेंस लाइन, एक ये वर्टिकल आपकी ये नहीं हिलनी चाहिए, मैंडिबल आपने आगे पीछे करनी जितनी भी करनी थी। ठीक है, उसके बाद आपने ठीक उसका ठीक इंटरमीडिएट स्प्रिंट बना लिया, फिर आपने मैक्सिला को कट करके जितना भी आगे पीछे करना है वो करके, अगर आपने इम्पैक्शन करनी है या नहीं करनी है तो वो फिर इंगाइजर पे, हाँ, जो भी करना है वो फिर उस टाइम पे आपकी वर्टिकल होगी। और उसके बाद अगर आपने उसको जोड़ना है तो फिर आप वैक्स से बेसिकली जोड़ के फिर फाइनल स्प्रिंट आप उसके ऊपर एप्लीकेशन। ठीक है, ये बस मैंने कंसाइज से करके बता दिए स्टेप्स। अगर हम इस पेशेंट का सिर्फ सामने करके उसमें क्या फाइंडिंग्स है इसको। अंबर आपके पास आया बेटा, सिर्फ आया इसका पेशेंट का? नहीं मैम, व्हाट्सएप पे शेयर किया, अहमद, इसका व्हाट्सएप पे तो नहीं है सिर्फ मैंने मैम। कहा शेयर कर ये भी शेयर करते हैं मेरे से। जी नजर आ रहे हैं आगे? Let me check the calendar. आगे बढ़ो, करते गए हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। एक्सेस आएगा ना, ये है बेटा, ये इस ऊपर वाला और नीचे वाला, ये भी शेयर कर दीजिएगा ना सारा जो है। ठीक है जी बेटे, अंबर नजर आ रहा है? ठीक है, इसकी जी मैम अभी नजर आ फाइंडिंग अगली करने से ऐसे नीचे करने इसकी फाइंडिंग करते हैं। ये जी अंबर पढ़ो। जी मैम SN is 83, SNB 72, दे आर विद इन नॉर्मल रेंज। नहीं SNB मैम कम है काफी, और ANB 0 to 4 आप होना चाहिए, इसका 11 है। इंटरप्रिटेशन आप ऐसे करो, 3 मिनट ले लो, मुझे इंटरप्रेट करके बताओ। ओके मैम ठीक है। नहीं रहने दो, एएनबी 11 है। अच्छा, एसएनबी 72 है, उसी में ही आ रहा है। रिटर्न में
ऐसा नहीं कितना 83 ठीक है, ये और नॉर्मल रियल भी हमें 11 होगा। यानी हमने मैक्सिला की सर्जरी नहीं करनी, मैक्सिला नॉर्मल रेंज में हमें सिर्फ मैडम आपने बताया उनको हम बता देंगे। लेकिन इसमें AMD 11 है। ये कैलकुलेशन में है ना, ऐसे कोई पीरियड डायमेंशन में हमने कैलकुलेट करना है तो 10 मिलीमीटर से ठीक है। दूसरे एंगल भी पाना है, 73 हो गया। करने के लिए 73, हाँ जी। जब तक हम लोग के लिए छोटी सी बात होगा तो ग्रोथ असेसमेंट की बात हम पूछने लगे थे कि ग्रोथ असेसमेंट कैसे करते हैं और कब कब खवातीन के अंदर कब तक करते हैं 15 ईयर्स तक और अंदर में 17 to 18 ईयर्स, ठीक है। और ग्रोथ असेसमेंट कैसे कहते हैं, CVM क्लासिफिकेशन है, दैट इज सर्वाइकल वर्टिब्री मैचुरेशन, मैचुरेशन, ठीक है। और उसके साथ जो है साथ रिस्ट रेडियोग्राफी कराते हैं। CVM की ये है कि ग्रेड 6 होती हैं, 6 ग्रेड्स होते हैं। C3 C4 का जो है ना, जब आपकी वो कहते हैं कि इनकी 4 स्टेजेस होती हैं, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, जिसके अंदर रेक्टेंगुलर शेप होती है तो एपिफिजियल डायफिजियल इक्वल हो जाता है, कनकेविटी आती है तो मैचुरेशन होनी शुरू हो जाती है, रेक्टेंगुलर शेप होनी शुरू हो जाती है, एक के अंदर ऊपर कैपिंग आनी शुरू हो जाती है और एंड वाला ठीक है। इनकी ना 4 स्टेजेस होती है, ठीक है। ग्रेड 6 ठीक है और 4 इनकी स्टेजेस होती हैं, मैंने शेयर कर दी। इसमें जो C2 और C3 और C4 के लेवल में जब लोअर बॉर्डर में कनकेविटी आनी शुरू हो जाती है, तब हमारा क्रेनियोफेशियल स्केलेटन की मैच्योरिटी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये बेसिकली इसकी growth। अच्छा, दूसरी बात ये है कि दूसरा जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि कास्ट एनालिसिस और लैटिव सेल्स 6 मंथ्स के गैप से ओवरलैपिंग आप कराते हैं और उसकी डिस्क्रिपेंसी चेक करते हैं। कास्ट ठीक है, ठीक है, लाइसेंस आपको कास्ट, हाँ जी, 6 मंथ्स के उस पर रिपीट कराते हैं और वो चेक करते हैं तो उस पर भी आपको कंफर्म हो जाता है कि मैंने और तो नाल है जैसे मैंने आपको बता दिया कि बोन स्कैन 10% ऑफ द रेडियोएक्टिव मटेरियल उससे ज्यादा है वो एक्टिव है, ऐसे काम हो तो नॉन ग्रोथ पर टूट जी अंबर क्या है मैम इसमें मैंडिबल की डिस्क्रिपेंसी ज्यादा शो हो रही है और मैक्सिला की कम, क्योंकि एसएनए नॉर्मल रेंज में है, एसएनबी जो है वो कम है। फेशियल एंगल इसका मैम आपने ना जो ऐसे है वो बताना है एग्जाम में कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल एंड सेल्फ रेडियोग्राफिक एनालिसिस माय डायग्नोसिस इज या माय प्रोविजनल डायग्नोसिस। और डिस्क्रिपेंसी ऑल प्लेन्स में बतानी है आपने, सिर्फ सैजिटल में नहीं। और अगर सिर्फ सैजिटल में है तो साथ मेंशन करनी है, अगर आपने AMB से अंदाजा लगाए तो वो सैजिटल प्लेन में आ रही है, एंटीरो पोस्टीरियर डायमेंशन वही मैं कह रही हूँ ना, आपने डिस्क्रिपेंसी की तो फिर ये आप फंस गए। देखो ये मैम ने अगला सवाल कर दिया, फंस गई ना। इससे बेहतर था कि तुम ये जी कहती कि जी जी मैंडिबुलर रिट्रोगनेथिज्म, माय प्रोविजनल डायग्नोसिस इज मैंडिबुलर रिट्रोगनेथिज्म, वो आपको पता होना था कि एपी में ही है। ठीक अगर है आपने ठीक है। डिस्क्रिपेंसी ओके बोल मैम, दिया, अब कोई बात, अब मैम एग्जामिनर है, मैम ने पकड़ लिया। अब आप एक्चुअली बताइए मैम प्रॉब्लम कहाँ से है और वो कहाँ से। ये एक्चुअली थोड़ा सा मुझे ये इसलिए कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने वैसे ही थेरेटिकली जैसे पढ़ा हुआ है ना कि कोंडाइलर हाइपरप्लेजिया को हम टीएमजे के अंदर डाल देते हैं, तो फिर वो वहां पे वही जो दो रटी हुई चीजें हैं कि हम कोंडाइल की शेविंग कर लेंगे, नहीं तो ऑर्थोग्नेथिक कर लेंगे, एंड देन वी नेवर लुक बैक इट इनटू द ऑर्थोग्नेथिक। तो ऑर्थोग्नेथिक के केसेस की मैं कोरिलेट नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैंने इसको मैं प्रेजेंट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये है कोंडाइलर हाइपरप्लेजिया और उसको उठा के आपने ऑर्थोग्नेथिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझसे एनालिसिस पूछ रही हैं, तो ये मुझे नहीं समझ आ रही। हमने आपसे सिर्फ सेल्फ एनालिसिस पूछा अंबर, हमने तो आपसे कंडाइलर हाइपरप्लेजिया की बात ही नहीं की। हमें लगता है एग्जैक्ट ये केस हमारा है। मैम मगर पेशेंट तो क्लिनिकली कोंडाइलर हाइपरप्लेजिया का है ना, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ आप मुझे क्लिनिकल ये एंड बताओ कंडाइलर रेडियोलॉजी। हाइपरप्लेजिया की मैनेजमेंट गाइड में ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी आती है कि नहीं आती है डॉक्टर साहब। आती है मैम, आती है, और ये लॉन्ग केस आफ्टर जितने ये मैच्योरिटी दोनों जो आती ये है। खवातीन यहाँ पे बैठी हुई हैं, इनका CPSP एग्जाम के अंदर लॉन्ग केस यही था, कंडाइलर हाइपरप्लेजिया पोस्ट ऑपरेटिव कंडाइलर हाइपरप्लेजिया फॉर ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी। अब पेशेंट इनके पास आया हुआ था, ये दोनों खवातीन का CPSP में एग्जाम में यही
और लॉन्ग केस में यही लॉन्ग केस था इनका। मैडम पेशेंट था भी 18 ईयर का 18 और हमने फेल भी बड़े प्लान पे किया। ऑर्थोग्नैटिक सर्जरी का पेशेंट कभी भी आपके पास खूबसूरत तरीके से नहीं आता मुझे, जी जी। कोई ना कोई ऐसा ही पेशेंट सॉरी है। मैम, अभी आप ये तो गाइड कर दें। सिंपलेस्ट है कि इसमें सिर्फ एक आपकी डिस्क्रिपेंसी मिल रही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रही है मैडम, बिल्कुल। नहीं तो डिस्क्रिपेंसी आप रोल में भी आती है, पिच में भी आती है, ट्रांसफर भी आती है। अक्सर पेशेंट होते हैं जो हेमीफेशियल माइक्रोसोमिया के साथ आ जाएगा, फिर क्या करोगी? जी, तो मगर बच्चे मैम को हेमीफेशियल आपको लैटरल माइक्रोस्कोपी के सेप्टो तो एनालिसिस डिस्टिंक्ट पूछते फीचर्स हैं। होते हैं ना, ऑर्बिट। चलिए खैर, चक्कर ये है कि आपके पास अगर लैटरल सेप्टो का एक और बात याद रखना नंबर, ये क्योंकि बच्चे मेरी जान, ये प्रिपरेटरी कोर्स है, ये आपको सिखाने के लिए है। मैं बिल्कुल आपको वो नहीं कह रही, आपको सिखाने की बात कह रही हूँ कि अगर ऐसी बात आए तो ये बात नहीं कहनी कि ये कंडाइलर हाइपरप्लेजिया का है सर, तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, ये ब्लंडर है। इट मींस यू आर नॉट जी जी, कैपेबल वो ऑफ फेलो। मैम एक्चुअली ऑर्थोग्नाथिक इज ऑलवेज सो टफ ना, ये नहीं समझ आती है बिल्कुल। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मेरी जान, लेकिन ये बात उधर तो नहीं ना कहनी, उधर क्या तो ये कह दिया तो जी बस जी फिर ठीक है। अक्सर जी पेशेंट्स कहते हैं ये सेगमेंट हमने नहीं पढ़ा हुआ, तो कैंडिडेट्स जो स्टूडेंट्स आते हैं वाइवा में बोलते हैं कि ये सेगमेंट हमने नहीं पढ़ा हुआ, और उसमें से कोई क्वेश्चन करें right, उनको बिल्कुल यहाँ देखिए हमने किया ही नहीं है, तो फिर हम उसको उनको कैसे पास कर सकते हैं ना? तो ये चीज तो खुद ही right. एडमिट कर लेने वाली बात होती है कि हम पास नहीं होने चाहते। ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ ठीक है, आप कह दो कि सर मैं थोड़ा सा जरा मुझे टाइम दे दे, जरा मैं सोच रहा हूँ, लेकिन ये बात जो आपने कह दी है कि ये कंडाइलर हाइपरप्लेजिया तो ये है कि आप कह रहे हो कि मैं आई एम नॉट कैपेबल ऑफ ट्रीटिंग द पेशेंट विद कंडाइलर हाइपरप्लेजिया प्लस ऑर्थोग्नैटिक सर्जरी। तो मेरे पास आ जी जाएगा पेशेंट तो मैं तो सर मैं नहीं कर सकती, तो बेटे ये नहीं कहना, ठीक है। अच्छा लैटरल साहब, ठीक है। मैंने आपको वैसे मैम ने बताया भी था, बड़ा खूबसूरत भी ओवरव्यू के अंदर भी जो दिया आपको वो बहुत अच्छा बताया था मैम ने, कि आपने उसके अंदर देखना है कि एंट्रोपोस्टीरियरली आपकी जो है ना डेफिशिएंसी है एक्सेस, वो आपको लैटरल साइड पे पता चलती है, और जो बाकी है वो आपको फ्रंटल साइड पे पता चलती है, ठीक है। तो लैटरल साइड के अंदर आपने विड्थ एनालिसिस, टर्नर एनालिसिस, मैकनमारा एनालिसिस, ये अगर आपके पास टर्नर पड़ा हुआ है तो एसएनए, एसएनबी, एएनबी, पोस्टीरियर फेशियल हाइट, एंटीरियर फेशियल हाइट, इम्पा, ऐसे ये क्या कहते हैं अपनी इंटीरियर दांतों की जो प्रोक्लिनेशन है वो, और होल्डवे रेशो, और उसके अलावा मैक्सिमम मैंडिबुलर एंगल, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। और आपने इसको इसी तरह इंटरप्रेट करना है कि दिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लिनिकल एंड रेडियोग्राफिक एनालिसिस माय प्रोविजन डायग्नोसिस इज skeletal class 1 और class 2 केस, ठीक है, showing the mandibular retrognathism या prognathism या maxillary hypoplasia, ठीक है, या maxillary retrognathism, सही। ठीक है, हाइपोप्लेजिया भी नहीं, रेट्रोग्नेथिज्म। ठीक। और ये क्लास 1 है या क्लास 2 है, क्लास 3 स्केलेटल क्लास 1, क्योंकि सेट पे आपको स्केलेटल पता चलेगा, तो आपने बोलना है कि राइट इट्स राइट। स्केलेटल क्लास 1, क्लास 2 या क्लास 3 सेट पे केस। स्केलेटल भी होता है और डेंटल एनालिसिस भी पता चलता है, लोअर इंसाइजर या फ्रंट इंसाइजर का क्या मैंडिबुलर प्लेन एंगल से। और विड्स का जो है ना क्लूजल प्लेन, वो भी आपने मेंशन करना है, 8 प्लस माइनस 4 जो है वो भी आपने मेंशन करना है कि वो हायर क्लूजल है या लोअर क्लूजल है, क्योंकि फिर आगे बात वही आ जाती है कि आप फिर मैंडिबल फर्स्ट करोगे या मैक्सिला करोगे, आपके ट्रीटमेंट प्लान के ऊपर फिर जाता है। क्लूजल प्लेन हायर एंगल केसेस में जिसमें ये भाई अपना मैंडिबल को एंटी जी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो आप मैंडिबल पहले करते हैं, और अगर आपने मैक्सिला राइट। को मैंडिबल को क्लॉकवाइज रोटेट करना हो तो उसके अंदर सेंट्रल रिलेशन में बेसिकली आपके नहीं होता ना मैंडिबल, तो आप उन केसेस में प्रेफरेबली मैक्सिला पहले कर देते हैं। ये छोटा सा वो है, वरना तो इंडिविजुअल केस में वीआर अगर पहले करनी है तो फिर वीआर पहले करेंगे, उसमें मैक्सिला पहले करेंगे, इस किस्म की बात। लेकिन ये अगर मैंडिबल क्लॉकवाइज रोटेट होनी है तो मैक्सिला पहले, अगर मैंडिबल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होनी है तो फिर मैंडिबल। मेरे प्रॉपर राइट। पेशेंट के लिए मैक्सिला को इंक्लूड करना पड़ेगा ना, तो ज़्यादा पहले ही करेंगे। ठीक होगी बात। चलिए जी, कास्ट एनालिसिस हो गया हमारा, लैटरल सैक हो गया, फ्रंटल सैक हो गया। अब हम आ जाते हैं मैम, अब ट्रीटमेंट प्लानिंग पे आ जाए, या मैं ग्रोथ असेसमेंट मैंने बता दिया है, कुछ मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ जो कि हमें सर ने बताया था कि आप लोग करने करते हैं, तो इसमें वो बता देते हैं। इसमें हमारा फाइनल डायग्नोसिस सैक के बेसिस में होते हैं सच्ची जानकारी। इसमें आप देखें SNP 72 है ना, कल चेंज फाइनल डायग्नोसिस इसमें हमारा भी दिया हुआ, ट्वीट्स भी दिया हुआ, इसके अंदर आपकी फ्रेंडली की भी दी हुई है, ये सारी आपने नोट करके ना। क्लास 2 तो हमने आपको बता दिया ना कि मैं ये तो आपको हमने बता दिया था। डेंटल क्लास 2 जैसे से डेंटल एनालिसिस पे सॉफ्ट टिश्यू एनालिसिस, जैसे एस लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ई लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उससे भी आपने सॉफ्ट टिश्यू एनालिसिस करने हैं। जीनोप्लास्टी का आपको इसमें पता चलता है, सॉफ्ट, ठीक है, मेंटोन आपका बड़ा हुआ है वो आपको पता चलता है, ठीक है। आपको करने की बात। अच्छा, नेक्स्ट रेट्रोग्नाथिज्म है जी, नहीं उसने आप रेट्रोग्नाथिज्म बताइए, उसने मैंने मतलब वो नाइमेक्स होता है।
नहीं आपका वो तो ऐसे नहीं तो बिल्कुल ठीक था। बिल्कुल ठीक है। स्क्वायर्स का तो इसमें शायद कहा होगा कि जो हमने करनी है दोनों, लेकिन ये इसकी वो आपको तो आपका अगर 78 सेट में नहीं 83 आया है तो ना? फिर उसको हाँ जी, मंजिला को और नहीं नहीं छेड़ना हमने। बस ठीक है मैम, 83 था ना, स्क्वायर्स का तो क्लास 83 था ना, SN 83 था ना बेटा, तो हाँ जी, normal है। ड्यू टू 80 मैंडिबुलर to 84 एक्ट्रोगेंटिज्म एंड शॉर्ट। 80 to 84 आपका SN नॉर्मल है ना? हाँ जी, अगर ऐसे में नॉर्मल भी है एंटीरियर लोअर एंटीरियर अपर एंटीरियर फेशियल हाइट को पोस्टीरियर फेशियल हाइट से जब कंपेयर करते हैं, अगर हमारी अपर एंटीरियर फेशियल हाइट में डिस्क्रिपेंसी अब जब आ रही होती है ना, तब भी हम मैक्सिला को बायमैक्स करेंगे। लेकिन अच्छा। इसमें देखें इनकी फाइंडिंग्स में ऐसा कुछ है तो सबकी फाइंडिंग्स देखें। एंटीरियर फेशियल हाइट और पोस्टीरियर फेशियल हाइट 65% होनी चाहिए। आपकी जो पोस्टीरियर फेशियल हाइट और टोटल इंटीरियर फेशियल हाइट है ना, 55 55 है। 55 नॉर्मल है, 55 नॉर्मल है। अगर इंटीरियर फेशियल हाइट ज्यादा हो तो आपने सुपीरियर में फॉरवर्ड पोजीशनिंग और मैक्सिला करनी होती है विद ऑटो रोटेशन ऑफ मैक्सिला। अगर आपकी पोस्टीरियर फेशियल हाइट इंक्रीज और पोस्टीरियर लोअर फेशियल हाइट इंक्रीज हो तो पुश बैक मैंडिबल करते हैं ऑटो रोटेशन ऑफ मैंडिबल के साथ। ठीक है, इसमें ये नहीं है एंटीरियर फेशियल हाइट इसी से ही आप लॉन्ग फेस या लॉन्ग फेस एंटीरियर फेशियल हाइट ज्यादा है, एंगल ज्यादा होगा। मैंडिबुलर प्लेन एंगल वो फ्रैंकफर्ट प्लेन के साथ जब करेंगे 32 से ज्यादा होगा। से बड़ा हुआ होगा मैंडिबल। हाँ ठीक जी। है। तो तब हमने उसको मैंडिबल को फॉरवर्ड है एंटीरियर एंड अपवर्ड रोटेशन। उसके लिए हमें मैक्सिला की सर्जरी करनी पड़ेगी, मैक्सिलरी एंटीरियर इंक्लूजन करनी पड़ेगी एंटीरियर सेगमेंट। तो सेगमेंटल ऑस्टियोटमी करें या फिर हम रिपोर्ट बंद करके भी उसका ओब्लिक कट दे देते हैं। ठीक है, तो ताकि वो एंटीरियर इंक्लूड हो जाए। डिफरेंशियल इंटरेक्ट। हाँ, ये जो है ना बेटा, ये अगर ये जिस जो वैल्यूज उस पे आपने मुझे बताई है, मुझे अगर SNA आपने मुझे बताया है 73 SNA नॉर्मल है, हाँ और जी। SNB 72, तो ये फिर रिकॉग्निटिज्म है, स्केलेटल क्लास 2 विद मैंडिबुलर रिकॉग्निटिज्म है। ठीक है, वो रिट्रूडेड चिन बेटा रेट्रोजीनिया रेट्रोगनेथिया इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ ठीक है। ठीक है, रेट्रोजीनिया जो है ना वो मैं आपको बताऊंगी, वो मैडम हमारे ने बताया कि अगर आपका रेट्रोगनेथिया आपका होता है, अगर मैंडिबल में डिस्क्रिपेंसी है। ऑक्लूसिव, हाँ जी मैम, ऑक्लूसिव प्लेन के साथ कुछ उसका रिलेशन है। ठीक है, वो भी अगर हो मैं आपको बता दूंगी तो वो फिर आपको और जीनिया में तो जाहिर है चिन का ही हाँ, है ना, सिर्फ वो चिन नाम होता से है। ही पता है। ठीक है, तो उसमें ऑक्लूसिव मेरा ऑक्लूसिव प्लेन के साथ मैम उसका कोई रिलेशनशिप है। अगर वो नहीं है तो फिर वो आपका सिर्फ रेट्रोजीनिया है। ठीक है, तो फिर आप उसके अगर रेट्रोग्नेटिज्म बोल रहे हो तो बस रेट्रोग्नेटिज्म है। देखो फिर वही बात आ गई, मैं बार बार कहती हूँ बोलने की प्रैक्टिस इसीलिए क्योंकि कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर रुक जाना है। अगर आप बोलते ही जाओगे स्केलेटल क्लास 2, मैंने कहा ना स्केलेटल क्लास 2 विद मैंडिबुलर रेट्रोग्नेटिज्म, बस रेट्रोजीनिया वालों को फट जाएगा कि हाँ जी रेट्रोजीनिया की मैं बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी रेट्रोग्नेटिज्म की वजह से भी आपको पता मैंडिबल वो नजर अब आती है। एसिमेट्री या इसकी हमने जीनोप्लास्टी तो करनी है ना, अब रिट्रोजीनिया है या नहीं है इसको हम किस तरह से एनालिसिस करेंगे। सेट के थ्रू मैम पता चलेगा। हाँ जी, सेटिंग के साथ वैल्यूज हैं जो कि हमें होल्डवे रेशियो थोड़ा में रेशो एक चीज हो गई। हाँ जी, लेकिन मैं वो ना वो ये कहता है बल्कि हारिस कहती है कि ये पूरे पेंसिल को मैं आपको वैल्यू भेजूंगी। अगर आप मैंडिबल को आगे कर रहे हो ना, यदि वो आपकी मैंडिबल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो चिन ऑलरेडी उसकी वजह से भी प्रोमिनेंट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आप एनालिसिस ये देखेंगे जब आप एसटीओ कर रहे हो ना, करके उसके बाद एवेलुएट करते हैं कि चिन की आपको जरूरत है कि नहीं है, फिर आप एवेलुएट और इसी में ही हम इसीलिए करते हैं ना कि सर्जरी के साथ ही BSSO जो एक स्कूल ऑफ थॉट है कि हम नहीं करते, क्योंकि हमने उसका फाइनल आउटकम देख के उसके बाद कितनी हमने रिट्रोडेड चेन है उसके मुताबिक हमने उसकी असेसमेंट करनी है, सेकंड सर्जरी की तरफ लेके जाना है। दूसरा उसमें ये होता है कि हमने क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सर्जरी हो जाती है और न्यूरोसेंसिटिव डिस्टर्बेंस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि हम जीनोप्लास्टी भी एट द सेम टाइम कर रहे हैं जब BSSO कर रहे हैं, तो एक्सटेंसिव सर्जरी पेशेंट इतना टॉलरेट कर सकता है कि नहीं कर सकता। और ग्रोथ असेसमेंट का कि वो मैंने पॉइंट जो है ये लिखा हुआ था, इसमें वो कहते हैं कि मैंडिबल प्रोग्नेथिक ग्रोथ जो है ना वो अनप्रेडिक्टेबल और थर्ड डिकेड तक जारी रहती है, इसलिए मैंडिबल प्रोग्नेथिक किस्म का अगर पेशेंट आपके पास आता है तो ग्रोथ असेसमेंट करानी है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया, हैंडल्स बता दिया, CVM बता दिया। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चंस मैं बता देती हूँ जो हमें बताए गए, जो पूछे गए थे मुझसे, और उसके आंसर्स मैंने इकट्ठे करके रखे हैं। BSSO की मॉडिफिकेशंस। ठीक है, सबसे पहले टर्नर और ऑब्लिगेसर परमोलर। ठीक है, वो क्या करता था, उसने मीडियल कट कहाँ पे दिया था, एंटीगोनियल नॉच पे, गोनियल एंगल के ऊपर। ठीक है, और जो सॉरी मीडियल कट पोस्टीरियर एमएस पर, लैटरल कट गोनियल एंगल पे दिया था। ठीक है, जो डेल पॉइंट था उसने 1958 के अंदर उसने क्या किया, मीडियल कट जो है वो बकल के ऊपर लेके आ गया था। क्यों? क्योंकि उससे फिक्सेशन इजी हो जाती है। ठीक है, हंसेट ने जो 1968 में मीडियल लिंगुअल जो कट था वो लिंगुअल उस पे ले गया था।
राइट पे रैमस के, ठीक है। एप्कर ने माइलोवाइड स्ट्रिपिंग की थी विद टेम्पोरल स्ट्रिपिंग फ्रॉम द कोरोनॉइड, इसके अंदर आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। शुजात ने थ्रू एंड थ्रू रैमस कट दिया था, ठीक है। मीडियल कट उसने दे के उसके बाद 10 मिलीमीटर नीचे उसके बकल कट ले लिया, तो वो रैमस के अंदर ही तकरीबन थ्रू एंड थ्रू कट हो जाता है, समझ बात, यानी वो नीचे नहीं ले गया, तो वो शुजात। अच्छा, मैं ये सारी मॉडिफिकेशंस नहीं पूछती क्योंकि ये इसका जो ज्यादा जो है ना क्लिनिक, लेकिन बाकी एग्जामिनर्स पूछते हैं, इसलिए आप उन्हें पढ़ के दे जाते हैं। डॉक्टर अनास में डॉक्टर नूरुल था, ये दोनों, ये उनके क्वेश्चन, फिर डॉक्टर ताहिरा के क्वेश्चन है, फिर और काफी लोग हैं, ठीक है। डिसेक्शन का है कि वो कब कहाँ तक करते हैं, तो मीडियली आप करते हैं अप टू द लिंगुला, और सब पेरियोस्टली जाते हैं ताकि आपका लिंगुल नर्व जो है वो सेफ रहे। लिंगुल नर्व कहाँ पर पड़ी, सॉरी इंफीरियर यूलर कहाँ पे रह जाती है वो आपको पता है, मैं इंफीरियर यूलर नर्व सेफ है। इंफीरियर यूलर कहाँ पे पड़ी हुई है, डिस्कल पोर्शन में पड़ी होती है, जस्ट मीडियल टू दी अब मेरा क्वेश्चन इसमें ये क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि सर्जिकली आप जब अप्रोच कर रहे हैं तो आपका लिंगुला को किस पॉइंट पे आइडेंटिफाई करेंगे, कितने मिलीमीटर पे पड़ा, कैसे होगा, आपने जो है ना आपके जो उसकी लैंडमार्क्स क्या है। सब दोनों नॉच है, या आपकी जो कोरोनॉइड नॉच है उससे कितना नीचे पड़ा हुआ है, और कितना मुश्किल पड़ा हुआ है। आप में से कोई बता दे भाई, बेचारी वही बोल रही रेंज होती है, और मैं लिखा हुआ है, मुझे स्टैंड के डायमेंशन याद नहीं है, आपको इनको से 18 से 22 तक होता है, सबकॉनियल नोड से सुप्रासिग्मोइड नोड से नीचे तक। हाँ। और जो प्लेन उसका होगा वो मैक्सिमम कनकेविटी, जब हम एक्सटर्नल ऑब्लिक रीज को पैल्पेट करते हैं ना, जब हम ब्लॉक भी लगाते हैं ना, तो तब यही हमारा लैंडमार्क होता है कि जो मैक्सिमम कनकेविटी होता है उसी के पैरेलल हम जब नीडल लेके जाते हैं तो लिंगुला तक जाते हैं। तो बाकी इसमें फिर एंटीरियर से 12 टू बल्कि 16 टू नहीं, पोस्टीरियर से 16 टू 22 होते हैं, एंटीरियर से 12 टू 2। इसका ये तो एग्जाम से पहले याद करने वाली वैल्यूज होती है कि मिलीमीटर्स में होती है कि लोअर बॉर्डर से नीचे ऊपर तक कितना होगा उसका। तो बाकी और क्वालिफिकेशंस पूछते हैं, कट हो गया ये, मैं क्वेश्चंस में आपको बता दें कि मैं आपको ये आंसर दोबारा फिर इंशाल्लाह ताला बताती जाऊंगी पीछे। मैंडिबुलर कैनाल, उसमें जब हम प्रॉक्सिमल सेगमेंट में जा रहे हैं तो जब हम अपर सेगमेंट में जा रहे हैं तो वो मोस्टली जो होती है ना वो लिंगुअली होती है, और जब हम नीचे आती रहती है तो वो बकली हो जाती है। ये क्लिनिकल पॉइंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पे फर्स्ट कट लगाएंगे, कहाँ पे सबसे पहले कैसे एनसीएम देंगे, एनसीएम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से देते हैं, रेट्रोमोलर से स्टार्ट करते हैं, फिर लैटरली आते हैं, कहाँ तक लेके आते हैं। वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपने एक्सटर्नल ऑब्लिक फेस पे 3 मिलीमीटर मीडियम है जो वर्टिकल आपका कट है। मैडम ये देखते नहीं है, बस हम भी बोलते रहते हैं, मुझे लगता है ये लोग कहते हैं बस बोल लें एक बार, हम आराम से सुनेंगे बैठ के। आपने एक्सपोज तब तक करना है जब हम पेरियोस्टल स्ट्रिपिंग कर रहे हैं, तो आपको टेम्पोरली इसके फाइबर्स नजर आने चाहिए पोस्टीरियर बॉर्डर तक, सॉरी कोरोनॉइड के, और बैक तक भी जो है ना इंफीरियर बॉर्डर, आप सॉरी पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस पूरा आपका एक्सपोज है, ठीक है। नीचे भी इंफीरियर बॉर्डर तक आपने एक्सपोज करना है, ठीक है, लेकिन सब पेरियोस्टली करनी है ताकि आपकी जो सारी वो है ठीक है। उसके बाद सबसे पहले फिर हम जेंटल कर देते हैं, फिर सेजिटल कर देते हैं, फिर आप नहीं, पहले आप मीडियल कर देते हैं, मीडियल कर, ठीक है, फिर आप बकल कर देते हैं, फिर आप स्प्रेडर डालते हैं। पहले आप डबल एंडेड स्प्रेडर डालते हैं, फिर ऑब्लिक कट देके फिर स्प्रेडर डालते हैं, यानी आप उनको थ्रू एंड थ्रू नहीं करते, इंफीरियर बॉर्डर से थ्रू एंड थ्रू करेंगे, बाकी के अंदर आप फिर कट करेंगे, ठीक है। और आप उसके बाद पहले डबल एंडेड स्प्रेडर डालते हैं, फिर सिंगल एंडेड, मैं पहले डबल एंडेड डालती हूँ फिर सिंगल डालती हूँ, और स्प्रेडर डाल के फिर उसको आप जब तक कट्स कंप्लीट ना होना वो अनफेवरेबल। आपने बहुत अनड्यू फोर्स नहीं हो। जो डेंजर जोन कौन कौन से होते हैं, एक तो अगर हमने जो मीडियल कट है वो सुपीरियरली दे दिया है, वो लिंगुला से 2 to 4 मिलीमीटर अबव, बल्कि 4 मिलीमीटर अबव होना चाहिए, 4 to 5 मिलीमीटर अबव। तो उससे ज्यादा सुपीरियर लेके जाएंगे तो भी बैड स्प्लिट हो जाएगा, जो पतली हो जाती है वहां पर आपकी सिर्फ कंबाइन होने आ जाती है, ठीक है। अगर आपने इंफीरियर कॉर्टेक्स को जो इंफीरियर मैंडिबल बॉर्डर है उसको भी इनकम्प्लीट नहीं किया, और थिक कॉर्टेक्स होती है, तब भी अनफेवरेबल स्प्लिट हो जाएगा। वहाँ पे भी अगर वहाँ पे भी तो ये बैड एरियाज पूछे जा सकते हैं। बैड स्प्लिट्स है, मैं बैड स्प्लिट की उन्होंने क्लासिफिकेशन है, बकल कॉर्टिकल प्लेट फ्रैक्चर, लिंगुअल कॉर्टिकल प्लेट, कोरोनॉइड, कंडाइलर नेक। फिर इसकी मैनेजमेंट है, अगर स्मॉल है तो कुछ नहीं करना, वैसे छोड़ देना, कोशिश करने के कट के अंदर ही आ जाए। अगर लार्ज है तो उसको आपने क्या करना है, फिक्स करना प्लेट के साथ और फिर कंप्लीट करना प्रोसीजर। और कंडाइलर नेक का है तो उसको तो आपने फिक्स करना ही करना है, ORI करके उसके बाद आपने कंप्लीट करनी है।
ठीक है। उसके अलावा आपकी फिक्सेशन कैसे करते हैं, हाइब्रिड फिक्सेशन होती है, और हाइब्रिड कैसे होती है, बाइकॉर्टिकल स्क्रूज प्लस मिनी प्लेट होती है। दो स्क्रूज आपके दोनों साइडों पे, यानी 4 स्क्रूज इन ऑल आपके दोनों साइडों पे कम से कम होने चाहिए बाइकॉर्टिकल की तरह। बाइकॉर्टिकल अपर एंड पे लगाते हैं, लोअर एंड पे आप ज्यादा नहीं लगाते हैं। तीन पैटर्न हैं उसके, तीन स्क्रूज लगाते हैं और दो, या तो दो अपर एंड पे लगाएंगे और एक लोअर एंड पे लगाएंगे, या तीनों अपर एंड पे लगा देंगे। तो और तीसरा पैटर्न भी ट्रायंगुलर शेप में अपर एंड पे लगाते हैं। अच्छा। तो उसमें जो है ना जो अगर हम रिजिड फिक्सेशन कर रहे हैं, कंप्रेशन यूज कर रहे हैं, बाइकॉर्टिकल कर रहे हैं तो भी rigid हाइब्रिड के ना वो उसमें लिखा है आर्ट बुक में, ये आपकी हाइब्रिड सबसे ज्यादा यूज होती है। हाँ हाइब्रिड क्योंकि अगर हम रिजिड फिक्सेशन करते हैं ना, प्लस मिनी ब्लेड का, वो मैम की बात है कि अगर बहुत रिजिड भी नहीं करनी, रिजिड करने से ये होगा कि कंडाइलर सैग हो जाएगा, पोस्टीरियर फ्लेयरिंग हो जाएगी। तो इसलिए पोजीशन स्क्रूज हम यूज कर सकते हैं, जिसमें हम उसको दोनों लिंगुअल और बकल कॉर्टेक्स के बीच में गैप मेंटेन रहता है, वो अपनी पोजीशन में ही रहते हैं, उसको कंप्रेस नहीं करते। तो लेकिन वो बाइकॉर्टिकल होते हैं, लेकिन पोजीशन स्क्रूज होते हैं। कंडाइलर सैग की क्लासिफिकेशन पूछते हैं, डेफिनेशन पूछते हैं, पेरिफेरल क्या होता है, सेंट्रल क्या होता है, आगे पेरिफेरल की कितनी टाइप्स है, सेंट्रल की कितनी टाइप है, प्रिवेंट करने को क्या क्या प्रिवेंशन कैसे कैसे करते हैं, ये लिखे हुए हैं। और अगर हो जाए तो इंटर ऑपरेटिव क्या इसकी मैनेजमेंट है, और फिर पोस्ट ऑपरेटिव क्या मैनेजमेंट, ये भी आपको पता चाहिए। ठीक है। इंटर ऑपरेटिव जब भी हम सेगमेंट को मोबिलाइज कर रहे हैं, हमने कंडाइल को पैल्पेट करके गाइड करना है। उसका सेंट्रल, उसका अगर ग्लिनोइड फोर्स में सुपीरियर चला गया होगा, वो सेंट्रल उसका सेंट्रल और अगर वो एक साइड पे टिल्ट करके जा रहा है तो पैरेलल पे पैरेलल जाएगा। उसके टाइप 1 टाइप 2 होते हैं आगे। जी मैम, ये सारा पूछते हैं। ठीक है। अच्छा, नर्व इंजरी कहाँ कहाँ पर हो सकती है, इसमें हमने बताया डेंजर जोन्स कहाँ कहाँ पर है, नर्व इंजरी तो प्रिवेंट कैसे करते अच्छा, हैं। विची स्किन जो है वो मेंटलिस मसल की जो सैगिंग होती है उसकी वजह से सॉफ्ट टिश्यू सैगिंग लटक जाते हैं, विची स्किन हो जाती है। कंडाइलर सैग और चिन सैग जैसे कह सकते हैं, मेंटलिस का सैग। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर मेंटल नर्व का मैंने बता दिया, इंफीरियर नर्व इंजरी और मेंटल नर्व इंजरी और लिंगुअल नर्व, इन तीनों की प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, क्यों क्यों होती है, किस किस में कितने परसेंटेज चांस होते हैं, बीएसएसओ में कितने परसेंटेज चांस है, लिंगुअल का कितने चांसेस है, इंफीरियर का और कितने चांसेस है, मेंटल नर्व। तो कौन कौन सी आपको सामने आ सकती हैं? पेलोबुलर नर्व आई हमारी। हाँ जी, क्या को वैसे ब्लीडिंग नहीं, ब्लीडिंग ब्लीडिंग नर्व होती है। आर्टरी से ब्लीड हो सकता है, कहाँ से? इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी से। इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी, और उसके अलावा कौन सी आपकी vessels bleed कर सकती हैं? आंसर मेस्टेरिक आर्टरी भी हो सकती है। हाँ, वो कहाँ पे हमें इनकाउंटर होगी? वो मैम आपकी मैनेजर आपका लेकर सिग्मॉइड नोच के, उसी पॉइंट पे मैम जहाँ मीडियल कट दे रहे हैं उधर ही होगी ना। सिग्मॉइड नोच के बीच में ना। हाँ जी, सर मेस्टेरिक आर्टरी हो सकती है, इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी हो सकती है, और आपकी मैक्सिलरी आर्टरी कहाँ होगी? माउसरी आर्टरी तो मैम आपके पेडाल नेक की मीडियल पड़ी होती है। मीडियम पड़ी होगी। तो उसका भी अगर हमारे स्लिप हो जाएगा, स्लिप हो गया भाई, सही में लगे तो तब लिपोड 1 में क्या क्या होते हैं, उसके अंदर कौन सी ब्लीडिंग के होते हैं, लिपोड 1 में ये आप भी मैंने बताई थी उसमें। नहीं, अभी इसमें भी लिंगुअल आर्टरी के भी Linear आर्टरी artery भी होते हैं, होती है। माइलोहाइड आर्टरी भी हो सकती है। और एक और भी थी नर्व टू माइलोमाइड। हाँ जी, एक वो नर्व हो गई ना, नर्व हो गई। नर्व्स भी इसी नेम से ही है, जो भी फेशियल आर्टरी भी डैमेज हो सकती है। आर्टरी हो सकती है डैमेज, बस यही है। और लिपोड 1 में जी बताओ भाई, लिपोड 1 में उसामा आप बताओ कौन कौन सी होती है ब्लीडिंग, कहाँ कहाँ से हो सकती है लिपोड 1 में। नहीं आ रही। उसामा कौन है जी, उसामा। मैडम, ब्लीफोर्ड वन में हम लोग जो टेरिकॉइड प्लेट्स को टेरिकॉइड चिजल के साथ फ्रैक्चर करते हैं, उनको हम लोगों ने जो टेरिकॉइड प्लेट्स का मोस्ट इंफीरियर बॉर्डर है उससे जस्ट 5 mm तक ऊपर लेके जाना है, उससे ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाना। आर्टरीज बेटा पूछिए कौन कौन सी होती है। ठीक है, टेरिकॉइड का 10 मिलीमीटर तक का है, 10 मिलीमीटर कहते हैं कि आप पहुंचे तो हम लेके जा सकते हैं, 15 मिलीमीटर उससे आगे आपका टेरिकॉइड प्लेक्सस पड़ा हुआ है। ठीक है, सेफ आप कह सकते हो 5 to 10 आप कह दो। ठीक है, लेकिन अगर आप कम भी रखोगे ना तो उसका नुकसान क्या होता है, कहते हैं कि अगर मतलब 10 से अगर आप कम रखते हैं तो उसमें क्या है कि आपके बैक स्प्लिट होने के चांसेस हैं। फिर आप अगर ज्यादा जोर लगाओगे तो आपकी मैक्सिला गलत फ्रैक्चर हो जाती है और आपका फ्रैक्चर सुपीरियरली प्रोपेगेट करता है टुवर्ड दी ऑर्बिट, उस पर फिर क्रेनियल नर्व पाल्सीज होने का खतरा होता है। अब टेरिको पेल्ट्रेंट फोसा में कौन कौन सी वेसल्स हो सकती हैं जो कि ब्लीड कर सकती हैं? जब आपका टेरिकॉइड फ्रैक्चर करते हुए आपका इंस्ट्रूमेंट वहां चला जाएगा, फिर कौन कौन सी वेसल्स डैमेज हो सकती हैं? मैम वो
मैम ये मुझे अभी कंफर्म नहीं याद मैं टेरिकॉइड वेनस प्लेक्सिस हो सकती है, मैक्सिलरी आर्टरी हो सकती है, और जो थोड़ी बियॉन्ड पड़ी होती है, लेकिन मोस्टली जब ब्लीडिंग होती है तो टेरिकॉइड प्लेक्सिस सबसे आगे आगे पड़ा होता है, तो उसी से ही होती है। दो नहीं, ये इसमें इसकी है। असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी भी आ जाएगी। हाँ मैम उस दिन भी बताई पाकिस्तान की सियासत थी नहीं पड़ी, मैं इसको भी सुना गई। पी से टेरिकॉइड प्लेक्सिस है, ठीक है, सियासत फिनोपैलेटाइन है, ये आई से फिर इंटरनल पैलेटरी आर्टरी है, फिर डिसेंडिंग पैलेटाइन है, फिर आपकी पोस्टीरियर सुपीरियर एब्यूलर आर्टरी आ गई, और एक दरमियान में कौन सी डिसेंडिंग मेसेट्रिक नहीं मैम नहीं, वो तो मैम नीचे से डिसेंड कर रही है। 5 है, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ। और डीपीए जो है मैम डिलेड भी होती है ना, वो टेरिकॉइड्स को जाती है जो आर्टरी, टेरिकॉइड 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 प्लेक्सिस है ना, एक तो वेनस प्लेक्सिस है वो, एक मीडियल टेरिकॉइड को आर्टरीज मसल्स और मेस्टिकेशंस को जाती हैं, और ब्रांचेस हैं उनकी, छोटी ब्रांचेस। दूसरा हाँ ये क्वेश्चन ये जो भी ये करेंगे वहां से वैसे पूछेंगे। और ये आपका सूडो एनेरिज्म का तो आया भी हुआ था, शॉर्ट केस भी आया हुआ था, सॉरी टोक्स आया हुआ था, वो लीफोर्ड 1 की ही कॉम्प्लिकेशन में ये टेरिकॉइड को ही अगर आप ब्रेक करते हुए ना ब्लंट ट्रॉमा टू द इंटरमेडिएट आर्टरी हो जाए तो वो आपकी उसकी फिर सूडो एनेरिज्म हो जाती है, ठीक है, वो भी मैंने अभी टोक्स आपको करवाया, उसके अंदर भी बताया। इसके अलावा टेरिकॉइड प्लेक्सिस के अलावा आप जब पूरा लीफोर्ड करते हैं उसको, तो फिर ग्रेटर पैराटाइन, लेसर पैराटाइन, मैम जो बता रही है इसका ये मेरा जो पेट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि लीफोर्ड 1 आपने फ्रैक्चर कर दिया, अब उसकी ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रही है, और फिर नॉन नहीं बट नाम तो बताओ ना। एक आपकी होती है सेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी और एक सेंडिंग फ्रेंजियल है, ठीक है, ये दोनों जा रहे हैं डिसेंडिंग पैलेटाइन भी आ रही है, ठीक है, और ग्रेटर पैलेटाइन और डिसेंडिंग को दे रहे हैं, डिसेंडिंग हम कट कर देते हैं, दूसरी रह जाती है। डिसेंडिंग जो ब्रांच है वो मैक्सिलरी आर्टरी की है, जो कैरोटिड से आ रही है फेशियल आ रही है, फेशियल से असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी आ रही है, और जो इसके बाद मैक्सिलरी आर्टरी आती है तो उससे डिसेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी आती है। डिसेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी से नेसोपैलेटाइन आर्टरी टर्मिनल ब्रांच बनती है, और जो असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी आती है उससे लेसर पैलेटाइन और ग्रेटर पैलेटाइन, ये आपकी रह जाती है, और दूसरी आप कट कर देते हैं, ठीक है। ये वेस्कुलर नेक्रोसिस का पूछते हैं कि ये वेस्कुलर नेक्रोसिस कॉम्प्लिकेशंस में सवाल इनका ये ज्यादा होता है। ये इसी तरह मैं चलती हूँ। इंटीरियर ओपन वाइट क्रॉस वाइट आ गई है, उसका क्या करेंगे? स्टीप मैंडिबल का मैंने आपको बता दिया, मैंडिबल का फर्स्ट करते हैं, मैक्सिला का फर्स्ट करते हैं, ठीक है, इसका वो भी है, मैं आपको शेयर कर दूंगी, आर्टिकल भी है, ठीक है, उसी से रिलेटेड वो पूछते हैं। एनवेलप ऑफ डिस्क्रिपेंसी मैंने आपको बताया है, ठीक है, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, वो पूछते हैं, ठीक है। उसके अलावा सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक्स के क्या क्या आपके गोल्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या आपने देखना होता है बिफोर सर्जरी आपने, हाँ अगर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आ गया जिसकी कैमोफ्लेज हुआ हुआ था और अब आपने उसको करना है, तो उसमें क्या करते हैं, आर्च वायर जो है वो आप उनकी कट कर देते हैं, और जो लेवलिंग अलाइनमेंट वगैरह हुई होती है उनको 4 to 6 मंथ्स के लिए वापस जाने देते हैं, ग्रोविंग रहने देते हैं, बाकी चीजों को वैसे ही जाने देते हैं। और फिर उस 4 to 6 मंथ के बाद जो रिलैप्स उनका होना होता है डेंटल वो हो जाता है, उसके बाद आप दोबारा से उनकी ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं, जिससे इनकी हम दोबारा से सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक्स करेंगे और सारी ट्रीटमेंट प्लानिंग दोबारा करेंगे, फिर सर्जरी हो जाते हैं। सेगमेंटल ऑस्टियोटोमी में कितनी स्प्लेइंग ऑफ रूट चाहिए होती है आपको? जॉइन करते हैं ना, हाँ जी, क्रिस्टल लेवल पे पैदा होती है, रूट लेवल पे पैदा होती है, ठीक है, सिर्फ खत्म। अच्छा तो हम क्या बात कर रहे थे? हमने कॉम्प्लिकेशन डिस्कस कर रहे थे। कॉम्प्लिकेशन में मैं याद आ रही है, मेंटल ऑस्टियोआर्थराइटिस बता रही थी कि जो है क्रिस्टल एरिया के ऊपर जो है वो आप कितनी करते हैं, स्प्लेन 2 to 3 मिलीमीटर, और रूट एरिया के ऊपर 3 to 4 मिलीमीटर करते हैं, ठीक है, यानी क्रिस्टल के रूट जो है ना वो आप प्री सर्जिकल की बात कर रही थी, रिसर्च कह रही थी, क्या बात कर रही कि रूट कितनी स्प्लेइंग है? जी मैम, स्प्लेन मैंने बताया कि वो आप कितनी खोलेंगे, 2 to 3 मिलीमीटर क्रिस्टल, और ये अच्छा, इसमें आप रिलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से मसल्स या कौन सी स्टेबिलिटी होती है? हायरार्की और स्टेबिलिटी भी पूछते हैं, ये भी लाइफ के लिए है, कौन सी सबसे ज्यादा स्टेबल है, मैक्सिमम फैक्टर सबसे स्टेबल है, ठीक है, वो भी मैंने याद किया था, एमजीएम, 3M, ट्रिपल एम और फिर सिम। तो एमजीएम के अंदर है मैक्सिमम फैक्शन, मैक्सिलरी थेरेपी, रिलैप्स के तो मिडिल टेरिकॉइड होता है, टेरिकोमेस्टिक अभी तो मैंने मकसद की बताई है स्टोरी इतनी लंबी। अच्छा, चलिए, अगर आप ऑस्टियो डिस्ट्रैक्टर्स यूज कर रही हैं तो उसमें कहाँ कट देंगे, ऑस्टियोट में कट कहाँ देंगे, उसका वेक्टर कहाँ पे प्लेस होगा, ये वेक्टर प्लानिंग कैसे करते हैं? मैम आपको मोनोफोकल बाइफोकल होते हैं ना डिस्ट्रैक्टर्स आपके। वेक्टर प्लानिंग ये कि आपने यानी कि अगर तो आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन दोनों को यानी कि एड्रेस करना होता है। हॉरिजॉन्टल कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टल वेक्टर कैसे प्लान करते हैं? एक मिनट आयशा जी, आप में से कोई बताए?
जी जिशान मैम वो आया नहीं है। ये है अभी तक, कौन कौन आया हुआ है? उसामा। उसामा को पकड़ लेते हैं, उसामा अच्छा बच्चा है। हाँ जी उसामा बताओ। मैम अगर मैंडिबल की हमने वर्टिकल मूवमेंट करवानी है तो फिर हम हॉरिजॉन्टल ऑस्टियोटमी करते हैं, और अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करवानी है तो फिर वर्टिकल ऑस्टियोटमी बेटा मैंने करते हैं। पूछा मेरा बच्चा कि वेक्टर प्लान कैसे करते हैं? मैम उसका एक तो फॉर्मूला दिया हुआ है उस बड़ा मुश्किल फॉर्मूला मैंने नहीं याद होगा। पीटरसन में मैडम। भी करते हैं। आप भी ना बताना। ये मैम अभी अच्छा ऑस्टियोटमी कट कहाँ पे ये मैम सिंपल अभी ये जबानी प्लेन के पैरेलल है, एब्सोल्यूट पैरेलल है, तो आपका कौन सा वेक्टर है? हॉरिजॉन्टल है ना। हॉरिजॉन्टल है, तो लेंथनिंग किस में होगी? वर्टिकल में। और क्रूजर प्लेन के पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल कट आया, हॉरिजॉन्टल है, और आपकी लेंथनिंग जो है वो वर्टिकली जा रही है। अगर आपके एब्सोल्यूट अल्कोहल कह रही हूँ, ऑक्लूजल प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है तो वर्टिकल है, और अगर इसके आप उधर डिस्ट्रैक्ट हो तो हॉरिजॉन्टल होगा। अब एंगुलेशन जितनी करनी है वो लैटरल साइड पर डिपेंड करेगा कि आपने एंट्रोपोस्टीरियर कितनी हुई जो मैम ने बताई, और वर्टिकल कितनी आपकी डिस्क्रिपेंसी है। उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी एंगुलेशन करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी कॉर्टिकॉटमी प्लान करेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली आप डिस्ट्रक्टर अप्लाई करेंगे। ठीक है ये वेक्टर हो गया आपका। अब यानी प्लेस किस जगह पे आते हैं ऑस्टियोट में कट देना है? मैम फर्स्ट जो सामा मैम ये जो लास्ट मोलर है उससे हम लोग पोस्टीरियरली देंगे, अगर हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अचीव करनी है, हॉरिजॉन्टल लेंथनिंग, नहीं, ये तो वेक्टर होते वर्टिकल हैं कट ये देंगे। मैम आप सेकंड मोलर के पोस्टीरियर फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट मोलर और के सेकंड बीच में मोलर आपने के बीच में देते हैं, वर्टिकल कट देना है। ठीक है, और उसके रूट्स को बचा के ये भी आप जी, ओपीजी को देख के फिर करते हैं। अगर आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ठीक प्लेन है में मैडम। दोनों में आपने करना है तो आप Angle- स्टेप angle- ऑस्टियोट में दे सकते हैं। स्टेप ऑस्टियोट भी दे सकते हैं, एंगल पे भी दे सकते हैं, ये डिपेंड करता है। ऑब्लिक कर सकते हैं, oblique एंगल ऑस्टियोट नहीं करते हैं, ठीक है। तो कितने टाइप के डिस्ट्रैक्टर होते हैं? टूथ बोन होते हैं, बोन बोन होते हैं, फिर कितनी टाइप की डिस्ट्रैक्शन होती है, बाइफोकल होती है, ट्राइफोकल होती है, कितनी जोन्स होती है? ये 4 जोन्स होती हैं, आपको वो बताया था, ठीक है। ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रक्शन ऑस्टियोजेनेसिस मैंने बताया था, नियोकंडाइल, हाँ नियोकंडाइल कैसे वो होती है, इसकी इंडिकेशंस क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, ठीक है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज। अच्छा फिर आपके एक्टिवेशन, और ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन कंसोलिडेशन पीरियड हो गया कितना होता है? डबल द एक्टिवेशन, ठीक है। आपके बायोलॉजिकल क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो डिस्ट्रक्शन पे असर अंदाज होते हैं? इंडिकेशंस क्या है डिस्ट्रैक्ट, ठीक है, हमने Melorex स्टार्ट हमने यहाँ से कर दिया बीच में ऑस्टियोटमी कट से, और इंडिकेशंस पे आए नहीं है। इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, आपके बायोलॉजिकल क्या मैंने बताया फैक्टर्स होते हैं, ये लाजमी से पूछते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। आपके मैकेनिकल फैक्टर्स क्या है जो इस पे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से सारपी, सारपी का लाजमी पूछते हैं, सारपी की 3-4 बातें लाजमी, उसमें आपको डाउन फ्रैक्चर नहीं करना होता, वो लाजमी पूछते हैं, ठीक है। कैसे उसका कट देते हैं, स्प्लिट कैसे करते हैं, वो भी लाजमी आप स्प्रेडर से करते हैं, उसमें आप बर्शेट यूज करते हैं, ठीक है, वो लाजमी पूछते हैं। अच्छा सारपी की इंडिकेशन लाजमी पूछते हैं, कैमोफ्लेज क्यों नहीं कर रहे, ठीक है, यानी अगर वो नहीं कर रहे तो वो आप उनको फिर बताएंगे कि क्योंकि आपका जो टूथ की जितनी टिपिंग होती है ना, वो तकरीबन 1/3 आपकी उसकी जो डिस्क्रिपेंसी है ना वो कवर होती है। अगर वो उसकी वही बात एनवल ऑफ डिस्क्रिपेंसी से बाहर निकल रही है ट्रांसफर, तो फिर आपको सारपी करनी है या सेगमेंटल करनी है, ठीक है। अगर कर्वो विल्सन की टिपिंग है ना, वो अगर आपकी जितनी आपकी दांतों की टिपिंग हो रही है, कैमोफ्लेज हो रहा हो ना, फ्यूजन से तो बाहर नहीं ना निकल सकते, ठीक है। तो फिर आपकी अगर आपका पैलेटरी रिंग पैलेट छोटा है और मैंडिबल बड़ी है, तो आप जितना उसको वो कर रहे हो ना, उसकी 1/3 आपको मिलती है, जितनी आप टिपिंग कर रहे हो ना उसकी 1/3 आपको रिजल्ट मिलता है एडल्ट या रीजन जिसकी पेंसी है। इसका मतलब अगर आप एक लिमिट तक कर सकते हैं ना उससे ज्यादा, तो फिर आपको सर्जिकल करना, सारपी की तरफ, सारपी होगा या सेगमेंटल होगा, ठीक है। और सेगमेंटल अगर कर रहे हैं तो उसके अंदर ये पूछते हैं कि सेगमेंटल की जो इंटरमीडिएट स्प्लिंट बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। वो भी ऑर्डर में बड़ा अच्छा दिया है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इंटरडिजिटेशन कहाँ कहाँ पे होती है, उसकी पोस्टीरियर इंटरडिजिटेशन होती है, एंटीरियर में जो है वो आपकी लाइगेशन नहीं होती लेकिन इंटरडिजिटेशन होती है, ताकि एंट्रोपोस्टीरियर आपकी जो पोजिशनिंग ऑफ मैक्सिला मैंडिबल है वो सिक्योर रहे, ठीक है। फिर उसके अंदर आपकी पैलेटरी कवरेज नहीं होती है, पैलेटल कवरेज क्यों नहीं होती है? क्योंकि सेगमेंटल ऑस्टियोटमी की हुई है ना, तो आपकी डेहिसनेस हो जाएगी। फिर उसके अलावा आप क्लियरेंस देते हो 2 मिलीमीटर की, ये सारी चीजें पूछते हैं। सेगमेंटल की फर्क होती है ना जो चीजें आपकी, इससे बट टेक्निक्स भी हैं, अभी तो बहुत और चीजें हैं। आई मीन इस पेशेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, हाँ, इस पेशेंट के रिलेटेड ट्रीटमेंट प्लान बताएं, ट्रीटमेंट प्लान बताएं इसका। उसामा बताएं क्या ट्रीटमेंट प्लान करेंगे? इसमें मैडम क्रॉस इसका पाइट है, विड्स एनालिसिस पोस्टीरियर में क्रॉस पाइट है, विड्स एंटीरियर एनालिसिस में मैडम increased over chat.
ठीक है, इन सब को कवर करना है, हम सिंगल लाइन में बता दें। क्या ट्रीटमेंट प्लान है सोमा? मैम एक इंटरनेट तो इसमें प्रॉब्लम। BSSO से हम लोग मैंडिबल को एडवांस करेंगे। मैम BS मैंडिबल ठीक है, को एडवांस एसिमेट्री के लिए करेंगे। आप करेंगे, क्रॉस फाइट के लिए क्या करेंगे और ओपन फाइट के लिए क्या करेंगे? मैम ओपन बाइट के लिए मैक्सिलर पोस्टीरियरली इंपेक्शन करेंगे। मैक्सिलर की पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ओपन फाइट के लिए इंपेक्शन मैडम, इंपेक्शन। मैडम पोस्टीरियरली इंपेक्शन से मैक्सिला की वो क्लोज हो जाएगी ना, बाकी रोटेट हो जाएगी मैंडिबल। नहीं मेरा बेटा, इसके अंदर आप वास्टमैन वंडरर जो है ना, उसके अंदर जो आपकी कट वाली होती है ना, इंटीरियर और पोस्टीरियर, हाँ वही हो रहा है अभी। वो कर सकते हैं, क्योंकि आपका मैक्सिला तो ठीक है ना, एंट्रो पोस्टीरियरली तो बिल्कुल ठीक पड़ा हुआ है। आप पूरी पूरी कट करके ऊपर करोगे तो फिर एंट्रो पोस्टीरियर भी तो आप गड़बड़ कर रहे हो। राउंड इसके बाद करनी है, इसी दूंगी यहाँ से तो पैर तो मैडम ये सिर्फ मैंडिबल से फिर ऑर्थोडोंटिक इंटीरियर कर ओपन सकते बाइट हैं, ठीक कर लेंगे। ऑर्थोडोंटिक प्री सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक्स में भी कवर कर सकते हैं, लेकिन फिर वो डिपेंड करता है कि कितनी लेवल ऑफ डिस्क्रिपेंसी है ना। काफी लंबा चल। बस मैं 15 मिनट की 15 मिनट 10 मिनट। ठीक है, 10-15 मिनट तक पता है। मैम कह रहे हैं ओपन माइक के लिए मैक्सिमम इंफेक्शन करना है। एंटीरियर ओपन बाइट की भी वही है, उसके ट्रीटमेंट में तो ये हो सकता है कि मैक्सिलरी इंफेक्शन करे तो ओपन बाइट, लेकिन अगर हमारी posterior ओपन कितनी हो बाइट है जाएगी? कितनी है इसकी वैल्यू देखनी होती क्या है। वो वास्टमैन वंडर की कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये पूरी की पूरी करेंगे तो फिर पोस्टीरियर ओपन माइक आ जाएगी। अभी हमने मैक्सिला को नहीं छेड़ना, हम सिर्फ मैंडिबल की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि ओपन बाइट कम है, लेकिन इसकी क्रॉस बाइट भी है। क्रॉस बाइट के लिए हमने सेगमेंटल ऑस्टियोटमी भी कर सकते हैं हम, तो मैक्सिला को करना पड़ेगा। मैम सेगमेंट मैक्सिलरी सेगमेंटल ऑस्टियोटमी भी जी वो है कि वास्टमैन वंडर की जो लेदर है वो लेदर डिफरेंस लेदर करके ऊपर कर सकते हैं ना, क्योंकि पूरी की पूरी करेंगे फिर तो पोस्टीरियर क्रॉस बाइट आ जाएगी। हाँ जी, लेदर पोस्टीरियर सेगमेंटल ऑस्टियोटमी इसके लिए क्रॉस बाइट के लिए करेंगे, और मैक्सिला के एंटीरियर ओपन बाइट कितनी है इसकी? ये हमें हमारी BSSO से करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको रोटेट करना है ना, रोटेशन भी दूंगी। ये एसटीओ पे मैम बेसिकली ये एसटीओ पे पता चलेगा। हाँ एसटीओ से पता चलेगा, और दूसरी बात ये क्रॉस बाइट की वजह से आ रही है, फॉरवर्ड लेके आएंगे। इसका ये लॉन्ग फेस की वजह से नहीं है। अगर लॉन्ग फेस की वजह से होता है ना, तो फिर हमने मैक्सिलरी इंफेक्शन करनी होती है। हाँ वो तो नहीं है ना ये मैम। क्रॉस बाइट की वजह से आ रही है, इसकी एप्रिलियन नहीं मिल रही है, जब इसकी एप्रिलियन मिल जाएगी ना तो इसकी ओपन बाइट करेक्ट हो जाएगी, और एसिमेट्री की वजह से भी एसिमेट्री सही हो जाएगी तो ये सही हो जाएगा। पहले फिर बाबू आगे अगेन मैं वो कह रही हूँ कि आपने प्रोविजनल डायग्नोस से बताना है उनको, जो जो चीज नहीं अवेलेबल ना तो आपने उन्हें कहना कि ये चीजें मुझे प्रोवाइड की जाए। एसटीओ नहीं अवेलेबल तो आपने कहा एसटीओ मुझे दें, ताकि मैं एसेस कर सकूं कि मैंने आगे क्या करना है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा और क्या मैंने बता दी जिसके पीछे एक्सट्रैक्शन पैटर्न पूछते हैं, वो मैंने आपको बताया है। क्लास 3 में कैमोफ्लेज करना हो तो लोअर एक्सट्रैक्शन लोअर 4 अपर 5, ऑर्थोग्नेटिक करनी हो तो अपर 4 लोअर 5। ठीक है, हाँ जी। थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शन क्लास 3 के अंदर डेफिनेटिवली करनी पड़ती है, जरूर करनी होती है। क्लास 2 के अंदर कैन बी लेफ्ट और प्रेफरेबली उसको एक्सट्रैक्ट कर दें। ठीक है, और अगर BSSO की वही मॉडिफिकेशन जो मैंने आपको बता दी है, एक्स्ट्रा अगर वो करनी हो LCN तो फिर एक्सटेंडेड वार्ड करते हैं, ताकि एक्सट्रैक्शन भी हो सके और साथ ही आपको जो मैंने सर्जरी की बताई है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, जो करनी होती है चेंजिंग करनी होती है। फिर सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक का बता दिया, सर्जरी बता दिया। अच्छा मैंडिबुलर रेकग्निटिज्म की जो है वो ये मेंटल हारिस में लिखा हुआ है कि कैसे एग्जैक्टली आप वो करते हैं, असेस कैसे करते हैं कि किस हद तक जो सैडल एंगल जो है ना उससे आप एग्जैक्ट आपको पता चलता है कि ये शॉर्ट फेस है या मतलब मैंडिबुलर रेकग्निटिज्म है या इसका करना है। ठीक है, अच्छा टंग का भी बता दिया था, ये टंग का वो लेदर से पूरा जो है वो भी एक्सेसरी जो प्रोसीजर्स हैं, टर्बिनेक्टमी, टर्बिनोटमी, सिंज सूचर, टंग रिडक्शन, वीवाइल क्लोजर, ये सारी चीजें ये भी आपको आनी चाहिए। डिकम्पेंसेशन ऑफ इंसाइजर ये मैंने बता दिया था कि तो मैम डिकम्पेंसेशन की वजह से ओपन बाइट भी आ सकती है। ये जब मैंडिबल ग्रोथ एक साइड से ज्यादा और ये एक साइड से कम तो ओपन बाइट भी आती है, और इस साइड पे क्रॉस बाइट भी आती है। तो ये सिर्फ मैंडिबल की एसिमेट्री जब हम क्रॉस बाइट साइड पे आती है, जिस साइड पे होता है इन्वॉल्व होता है, नहीं जिस साइड पे हाइपरप्लेजिया हो रहा है साइड पे क्रॉस बाइट है,
नहीं, ऑपोजिट साइड पे ना। ठीक है, उस साइड ओपन बाइट आएगी, कॉन्ट्रैक्टर साइड पे क्लोज बाइट। हाँ, तो डिकम्पेंसेशन का नाम कहते हैं कि और इंक्रीज भी कर सकते हैं। हाँ, डिकम्पेंसेशन हो सकता है, डिकम्पेंसेशन जैसे कि किसी से ऑटोमेटिक हुई भी ऑलरेडी, तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी आप अपना अभी और को नवंबर में स्टार्ट होगा, 2 महीने में। अच्छा, एसटीओ मैंने आपको बता दिया। एसटीओ का भी पूछते हैं कि अगर सिंगल सर्जरी मैक्सिलरी सर्जरी करनी हो तो एसटीओ कैसे करते हैं, अगर सिंगल मैंडिबल करनी हो तो कैसे करते हैं, डबल जॉ सर्जरी करनी हो तो कैसे करते हैं, ये भी आपको बताना चाहिए, ठीक है। और बाकी डिस्ट्रैक्शंस का मैंने आपको बता दिया। एवेस्कुलर नेक्रोसिस मैंने बता दिया ना। हाँ, एवेस्कुलर नेक्रोसिस, उसकी सेंडिंग पैलेटाइन सेंडिंग फ्रेंजियल कहाँ से आपकी वो आती है सप्लाई, ये इसकी है, ये मैं आपको शेयर करके बड़ी अच्छी ठीक है। ये सर नाम से पूछते हैं। अच्छा, फर्स्ट साइन ऑफ एवेस्कुलर नेक्रोसिस क्या होता है? आपके पेपिला जो होते हैं ना, इंटरडेंटल पेपिलास में ब्लूइश कलर हो जाते हैं या वो जाते हैं, ठीक है। तो उसी टाइम के ऊपर आपको पता चल जाना चाहिए, फिर उसकी मैनेजमेंट आपको पता होनी चाहिए कि क्या करनी है एवेस्कुलर नेक्रोसिस की, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बाकी ऑस्टियोटॉमीज, आईब्रो की क्या इंडिकेशंस है, इन्वर्टेड हाँ, टेक्निक्स तो पूरी की पूरी ना, मैंडिबुलर की, मैंडिबुलर बॉडी की, मैंडिबुलर आईवीआरओ, टीवीआरओ, ये सैजिटल सेपरेट ऑस्टियोटॉमी, फिर सबएपिकल ऑस्टियोटॉमी, फिर पोस्टीरियर आपकी जो है वर्टिकल एमएस ऑस्टियोटॉमी से तो सिर्फ हम सिर्फ साइड बैक कर सकते हैं, वर्टिकल भी मैं यूज करते हैं। अगर 10 मिलीमीटर से ज्यादा मैम अगर एक्सेस आपने करना है एडवांसमेंट है ना, 10 मिलीमीटर से ज्यादा, तो भी हम वो बॉन ग्राफ्टिंग देके हम आईब्रो कर सकते हैं वर्टिकल, उसमें भी कर सकते हैं। लार्ज एडवांसमेंट तो पुरानी कोड में ये सब इंडिकेशन क्वांटिटी बड़ी अच्छी दी हुई है, एक एक उसकी। एसिमेट्री ज्यादा हो तब भी हम कर सकते हैं, हम तब बीएसएसओ से तो करेक्ट नहीं कर सकेंगे ना, तब एसिमेट्री भी ज्यादा हो, एडवांसमेंट ज्यादा हो, सेटबैक 7 से ज्यादा हो, तीनों उसमें आ सकते हैं। अच्छा, मुझे ये भी क्लियर करना था कि एडवांसमेंट में भी हम यानी बीआरओ कर सकते हैं। ये मैं आपको ये आपको जो पिछली पुरानी वार्ड नहीं है ना, नहीं इसमें नहीं है, पुरानी वार्ड में ये दिखा देती हूँ, इसके ऊपर देख लो। और ये मैंने करके स्कैन करके शेयर भी कर लेना। हेलो, ठीक है। इसके अंदर आपकी रिपोर्ट 1 की क्या क्या टाइप्स होती है, जीनोप्लास्टी की क्या टाइप्स हैं, जीनोप्लास्टी की क्या टाइप्स हैं आपकी, इसकी क्या टाइप्स हैं, इसमें एस्ट्रो भी दिया है, ये इंडिकेशन है, 15 मिनट ये सारी इंडिकेशंस पता होनी चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेशन पता होनी चाहिए, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये पता होना चाहिए। रिपोर्ट की मैंने बताया टाइप्स पता होनी चाहिए, कितना कट लगाते हैं हम एपिकल से, कैनाइन से कितनी रूट से 5 मिलीमीटर ऊपर कितना लगाते हैं, पीछे जाके कहाँ पर स्टेप कहाँ पर देना होता है, क्योंकि आपने एग्जैक्ट ऑब्लिक नहीं देना होता, स्टेप करते हैं ना, ठीक है, वो आपको बताना चाहिए। अच्छा, हॉर्स शू, आज पैलेट जो भी हॉर्स शू होती है ऑस्टियोटॉमी, आपके पैलेटल ऑस्टियोटॉमी, ठीक है, वो कैसे करते हैं, उसकी जीनियोप्लास्टी की मैंने बता दिया। एडवांसमेंट की क्या टाइप्स हैं, वर्टिकल जीनियोप्लास्टी की टाइप्स कितनी है? एक स्टेप जीनियोप्लास्टी है, एक स्लाइडिंग है, ऑब्लिक है, हॉरिजॉन्टल है, और वर्टिकल भी है। ये फुल बॉडी को इन्वॉल्व किया हुआ हॉर्स शू टाइप उसका शायद नाम है। तो उसमें जब हमें पूरी लोअर बॉडी को भी एडवांस करने की जरूरत होती है, तो वो फुल लोअर मैंडिबल का होता है, इन्वॉल्व करता है। ये शू हॉर्न या इसी तरह हॉर्स पैलेटल में भी आता है फ्रैगमेंटेशन। अच्छा, उसके अलावा इसकी टेक्निक्स होगी, एडवांटेजेस, इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, मैडम कॉम्प्लिकेशन मैंने बता दी है ना, मैंडिबल की हर एक की कॉम्प्लिकेशन, बीएसएस होगी, ब्लीडिंग हो गई, न्यूरोवेस्कुलर हो गई, एक्सट्रैक्शन हो गया, फिर बैट स्प्लिट्स हो गई, कंडाइलर सैग हो गया, और क्या होता है, रिलैप्स हो गया, फिर सेटल इसमें मैक्सिला में जो है मैलग्लूजन भी आके आ गई, फिर मैक्सिला में जो है आपकी ब्लीडिंग आ गई, उसमें नेक्रोसिस आ गया, सेटलिंग ऑफ मैंडिबल आ गई, इसमें भी मैग्नीफोर्ड 1 ऑस्टियोटॉमी में भी कंडाइलर सैग हो जाता है, ठीक है। मोनोकॉर्टिकल प्लेट्स अगर यूज कर रहे हैं, उसकी भी टाइप्स हैं, उसकी स्लाइडिंग है और 2-3 है, गैप वाली है, और उसमें फिर उसकी थिकनेस आ गई मिलीमीटर्स में। और मैम रिपोर्ट 1 को फिक्स कहाँ पे करते हैं, ये पता होना चाहिए। कट्स कौन कौन से हैं, एक होता है 4 कट्स की जगह अब नया कंसेप्ट है 3.5 कट्स, ठीक है। हाँ, उसमें ये होता है कि जो नेजल आपका फ्लोर है आपने पूरा नहीं तोड़ना, ठीक है, क्योंकि आगे इंफीरियर मेटस पड़ा हुआ है, तो आप हाफ कट करते हैं उसको, ठीक है, यानी पूरी नहीं करते हैं ना, बोन भी नहीं करते हैं। तो आपकी 3.5 मॉडिफिकेशन उसको कहते हैं, 3.5 का ठीक करते हैं। 4 कट भी कहते हैं, एक ब्रेक आपके वो है ना कट शरीर हाँ, टेरिगोइड है, बकल है, लेजर सेप्टम है और मैटल लेजर वॉल है। तो आपकी जो लैटरल लेजर वॉल है ना, उसको आप फुल नहीं कट करते, 15 मिलीमीटर सिर्फ करते हैं, ठीक है, इसको 3.5 कहते हैं, ये फिर इस बार को नहीं करनी पड़ता, ठीक है। और क्या था, और कॉम्प्लिकेशंस आ गई, बस ये कुछ नहीं है।
और ये वो है, ये वो ये आपका भी बना माइंड है ना कितनी हाँ, सॉफ्ट टिश्यू कितनी आगे जाती है ये अच्छा दिया आपने। ये कौन सा होता मैडम बहुत अच्छा अच्छा ये बहुत पत्ती मैडम इसमें से जो सिर्फ मैंने पढ़ी हुई थी ना जैसे ऑन्कोलॉजी आ जाए या ट्रॉमा का वो रेडियोग्राफ वाला चैप्टर है जो मैम जो चेंज हुआ था जो मैंने इसमें से जरा अच्छा नहीं किया अलग आइडिया ये सही किया सेकंड एडिशन ये खत्म हो गई है नहीं मैं अभी भी चल चल रही रही है हूँ और वर्चुअल प्लानिंग वो मैंने आपको बता दिया हाँ लेटेस्ट एडवांसमेंट्स लाजमी पूछते हैं मुझसे पूछूंगी उन्होंने और इसके ऊपर डॉक्टर उजैर को जब मैंने कहा डिस्ट्रैक्शन तो मैंने कहा जब मैं पैदा हुआ था ना तो तब डॉक्टर साहब ने डिस्ट्रैक्शन ऑस्ट्रेलियन कोच हो गई थी तो इसमें फिर आपने वर्चुअल प्लानिंग बताया एक्चुअली बेसिकली आपको वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग आपकी स्टूडेंट मॉडल पेशेंट स्पेसिफाइड इम्प्लांट्स अब आ गए हैं कंप्यूटर असिस्टेड पेशेंट स्पेसिफिक हाँ वो आपको लाजमी पता होनी चाहिए आपकी ये कहते हैं पीआरपी जो गैप क्रिएट होता है उसके अंदर आप बूंद डाल के पीआरपी डाल देते हैं हीलिंग को एनहांस करता है फिर आपकी कंप्यूटर असिस्टेड जो वो है स्प्लिंट्स हैं वो आ जाते हैं जैसे मैं बता रही हैं कि वो आपने इंट्रा कैट कैन जनरेटेड यूजर रेफरेंस कहते हैं इंट्रा ओरली ही वो ले लेते हैं इम्प्रेशंस ले लेते हैं और उसी को ही वो करके आपके मॉडल्स बना देते हैं और आपके फिल्म यानी आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता सिंगल विजिट आपकी सर्जरी होती है ठीक है वो चीजें हैं यानी हमें पेशेंट के मुंह में वैक्स डाल के नहीं बाइक कुछ लेनी भी नहीं पड़ती करना। वहाँ जो है ना यूजर रेफरेंस को भी हमने बनवाया दिन बने बनाए आपके स्प्रिंट्स आए Cutting jigs हैं। पेशेंट के थ्रू ही सर्जिकल प्लानिंग के थ्रू ही सारा है स्प्रिंट्स बन के पेशेंट तो आपके लिए चल रहा है और कोई बात पूछनी है तो आप लोगों में से अब किसी ने और कोई बात पूछनी है तो बताएंगे हाँ सारपी की क्या डिवाइसेस हैं ठीक है डिवाइसेस ऑर्थोपेडिक के डिवाइसेस क्या क्या हैं और फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं डीओ की डिवाइसेस क्या क्या हैं उन्होंने पूछते हैं आपके बॉडी में ये भी और कौन सी वही बात में आया कि कौन से लेवल तक आप फंक्शनल कर सकते हो कौन सी एज तक आप फंक्शनल कर सकते हो और उसके बाद फिर आपको फर्टिल एक्सपेंशन भी तो होती है ना तो कब तक आप वो कर सकते हो उसके बाद कब आपने फिर सेक्स पे चेक कब तक हाँ ठीक है और क्या नहीं आगे तो अल्लाह करेगा इसको किसी को इतना आ सकता है कॉजेज ऑफ एसिमेट्री क्या हो सकती है अदर कॉजेज ऑफ एसिमेट्री क्या हो सकते हैं बेटे कनाल हाइपरप्लेजिया में आप सारी को डेट डाल दो ना वुल्फर्ड की 1 2 3 4 उसको काट के डाल दो यानी मतलब काट के एक इसको करके डाल दो फिर इसके अलावा हेमी फेशियल माइक्रोसोमिया है फिर आपका एथलेरोसिस है फिर आपकी मैं हमेशा कहती हूँ उस दिन भी मैंने कहा था सब सारी के मैं बताती हूँ वो हमेशा कहते हैं कि जो भी डिफरेंशियल जब भी किसी चीज का पूछते हैं मैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस तो सपोज करो कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल पूछ रहे हैं ना तो यहाँ पर सबसे पहले क्या चीज है स्किन ठीक है तो स्किन से रिलेटेड जो भी आपको समझ आ रही है कुछ रेशियल सिस्ट हो सकती है कुछ हो सकता है सब वो हो सकती है एसिमेट्री है ना अगर आपको फेशियल एसिमेट्री की बात करें तो कुछ भी अगर आपको तो सर स्केलेटल एसिमेट्री सॉफ्ट टिश्यू रिलेटेड ही हो सकते हैं स्केलेटल टिश्यू ये होते हैं अच्छा फिर मस्कुलर मसल नहीं चाहता मेसेंटेरिक हाइपरट्रॉफी कहते हैं कि वो एक तनवीर का सर ने एक बार पूछा था मैम कि उसकी क्या एसिमेट्री क्यों है तो उसकी मेसेंटेरिक हाइपरट्रॉफी की वजह से चिन प्रोमिनेंट थी तो उसकी वजह से उसने अपनी सर्जरी करवाई तो बेसिकली ये कि मसल की वजह से भी एसिमेट्री आ सकती है जो भी चीज यहाँ पड़ी हुई है ना मैंडिबल वो क्या कहते हैं अगर ग्लैंड पड़ा हुआ है तो ग्लैंड की भी इन्लार्जमेंट की वजह से एसिमेट्री तो आ सकती है उस एरिया की कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिहाज से करें ये चीज मैंने भी जहाँ जहाँ भी याद करती थी ना मैं इसी तरह से उसका टेबल बना लेती आपकी थी ना मिस नहीं होती तो और दूसरा उसमें ना आपने कंजेनिटल हर चीज में देखना है कि इसमें कंजेनिटल हो सकती है कि नहीं और जैसे सर्जिकल सीट का भी उस दिन मैम कह रही थी कि वो भी सर कहते थे कि सारी उसमें डाल के ना सर्जिकल सीट मतलब छाननी है ना तो उसमें सबसे छोटी चीज पहले जैसे मैं बता रही हूँ इंफ्लेमेटरी पहले निकल गई फिर कंजेनिटल निकल गई डेवलपमेंटल निकल गई फिर आपकी सिस्ट निकल गई फिर आपकी बिनाइन ट्यूमर निकल गई फिर आपके मैलिग्नेंट आपके मैलिग्नेंट ऊपर आ जाए तो अपनी मर्जी से आपको इस एरिया में जो भी आपको लगता है ना और सबसे अच्छी ये है कि वो मैंने बताया था निवाज या रेगेजी के एंड में दी नहीं है वहीं से निवेल के एंड में वो दिया तो वो आप मोटे मोटी चीजें उनसे भी और कोई सवाल कोई क्वेश्चन इससे पूछना बेटा तो पूछे नहीं तो हम एंड करें फिर चलिए होपफुली आप जो है ना अल्लाह ताला बेनिफिट होगा इसका और जो है ना अब बाकी शेयर जो होंगी वो चीजें से आपको डिटेल में पता चल जाएंगी नोट्स भी शेयर कर दूंगी एल्वेट्रोस्टेक्टमी के प्रोसीजर क्या तो मैम ये भी कि अगर आप कर रहे हैं तो वही बात सब टेक्निक्स जितनी भी है ना इनकी इंसिडेंस अप्रोच इनकी डिसेक्शन इनकी एनाटॉमी में क्या क्या चीज करीब पड़ी हुई है कौन कौन सी चीज पड़ी हुई है न्यूरोवेस्कुलर बंडल आर्टरी
और टेक्निक, फिर वो कहाँ कहाँ कट लगाना है, अगर टीबीआरओ का कर रहे हैं, आईवीआरओ, डीएसएसओ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसका कट कहाँ पे लगाना है, फोर्ट वन के कट्स कहाँ कहाँ पर हैं, कॉम्प्लिकेशन मैम सेगमेंटल की अगर कर रहे हैं तो वो कहाँ पर कट लगाना है, और डबल कर रहे हैं तो कौन से काम है मैम, डबल और सिंगल भी दी है सेगमेंटल ऑस्टियोटोमी ना रिपोर्ट की मैम, कि एक भी उसमें कर सकते हैं, दोनों तरफ भी कर सकते हैं, वो भी डिफरेंशियल के लिए, मतलब कि अगर एक ही साइड कम है तो उसको नीचे करना है, और अगर दोनों को करना है तो ये भी लेवलिंग, बेसिकली वही मैंने बताया, आपका गोल क्या है, स्टैटिक एंड ऑक्लूजन, अगर ऑक्लूजन नहीं मिल रही तो फिर आपने उसको लेके आने के लिए जो भी कटमट मारना है तो आपको बताना चाहिए। बाकी सेटबैक से, जो मैक्सिलरी सेटबैक से तो ये कंप्रोमाइज होता ही है, लेकिन मैंडिबुलर सेटबैक से भी उसका टंग जो होता है ना वो बल्ज करके पीछे जाती है, तो उसमें भी एयर में कंप्रोमाइज होता है। बेसिकली वही मैंने आपको बताया, एनवेलप डिस्क्रिपेंसी अगर आपसे पूछते हैं, क्योंकि ये पूछते हैं, तो वो आपको मैं वैल्यूज भी भेज दूंगी, वो होती हैं और वो क्यों होती हैं वो आपको बताएंगे, एक स्टेबिलिटी और एयर पे, ठीक है। चलिए क्लोज करते हैं। आप कुछ ना और कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप में शेयर कर दें। हाँ ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, फिर हम आंसर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।